सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशंस का। पिछली क्लास में हमने 2019 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे विद यूनिट वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस। सारे चारों ऑप्शंस को हमने एनालाइज किया था। आज हम 2020 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड देखते हैं अगर 2025 तक कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम पार्ट 3 बनाएंगे और पार्ट 3 में आपका 3 पार्ट्स के अंदर आईआर पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ ऑल 4 ऑप्शंस, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। यूनिट 5 2020 अक्टूबर का जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि जो हेजेमनी है या हेगेमनी जिसको आप कभी कभी बोलते हो, वैसे इसको हेजेमनी प्रोनाउंस करते हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये वर्ड यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को हेजेमनी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को बोलते हैं, या फिर जब बुर्जुआजीज जो है यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है जब वो डिस्प्लेस कर देती है राइवल व्यूज को, मतलब राइवल व्यूज कौन से, जो वर्कर्स के राइवल व्यूज होते हैं उसको डिस्प्लेस कर देती है एंड बिकम इन इफेक्ट द कॉमन सेंस ऑफ द एज। और जब बुर्जुआजी जब अपनी आइडियोलॉजी का इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा अपने आइडियोलॉजी को राइवल पे यानी कि वर्कर्स पे इतना ज़्यादा भान देते हैं कि उनके लिए एक कॉमन चीज़ हो जाती है, जो हमने कल पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि उनके लिए नॉर्मलाइज हो जाता है एक्सप्लॉइट होना। तो क्या उसको हेजेमनी बोलते हैं या फिर मिलिट्री डोमिनेशन को हेजेमनी बोलते हैं? तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है आपका कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी आईआर में भी काफ़ी फेमस है, तो उसी से ये क्वेश्चन आया है कि हाँ, जब बुर्जुआजीज राइवल्स को डिस्प्लेस करते हैं और अपनी एक हेजेमनी स्टैब्लिश कर लेते हैं, अपना प्रभुत्व स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो उसे हम हेजेमनी बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो चुके हैं, डोमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। अपना अस्तित्व इतना ज़्यादा रूट्स तक डाल चुके हैं कि जो राइवल्स हैं यानी कि जो वर्कर्स हैं, प्रोलेटरिएट्स हैं, उनके लिए कॉमन सी बात हो चुकी है और उनके दिलो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है कि एक्सप्लॉइट होना और सबऑर्डिनेट रहना हमारे लिए क्या है, नॉर्मल है। तो वो क्या हो गया, हेजेमनी। जैसे कि अभी हम बोलते हैं कि इसका जब कोल्ड वॉर था तो कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमने बोला था ना यूएस की हेजेमनी थी, ठीक है, मतलब वो पावरफुल था, सबसे ज्यादा वो डोमिनेटिंग था, वैसा। देन ये आपका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे जो मैंने बात बोली वही सारी यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब बेसिकली जो हेजेमनी है वो लोगों के कंसेंट से आती है, जब लोग खुद से ही मान ले कि हाँ हम डोमिनेट होना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करने आए तो हमने कंसेंट दे दिया था, हम उनकी सारी बात मान रहे थे ना, rather देन प्योरली ऑन लीडर्स कोएशन एंड फोर्स। एक हेजेमनी होती है कोएशन एंड फोर्स, तो उसको हम हेजेमनी नहीं बोलेंगे, उसको हम डोमिनेशन बोल सकते हैं या कुछ और वर्ड बोल सकते हैं। लेकिन जब हेजेमनी हम वर्ड यूज करते हैं तो लोगों का उसमें कंसेंट भी होता है और फोर्स भी होता है, ठीक है। तो प्योरली फोर्स पे बेस्ड नहीं होती है हेजेमनी, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक तरफ आपको कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स, और एक तरफ उनके थिंकर्स, तो आपको मैच करना है, ठीक है। तो बाइपोलैरिटी जो है सबसे स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। यू कैन पॉज द वीडियो, ठीक है, जहाँ पे भी हर क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे करना है कि वीडियो को पॉज करना है, आंसर सोचना है और फिर रिज्यूम करना है वीडियो और फिर देखना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो ताकि आपका एक अच्छा मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस हो सके साथ साथ। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं देखना, आपको अपने खुद की भी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करना है कि मैं किस पोजीशन पे लाई करता हूँ या करती हूँ। तो बाइपोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, किसने बोला था कि एक तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज पावर में होती है, और एक बाइपोलर वर्ल्ड होता है जैसे यूएसएस और यूएसएसआर था पहले, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ 2 कंट्री थी जो थी वो डोमिनेंस में थी। तो ऐसा कौन से थिंकर ने बोला था कि जो बाइपोलैरिटी है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन की बहुत सारे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, ठीक है, जिसमें मतलब बहुत सारी कंट्रीज के पास पावर हो, उससे अच्छा है कि 2 लोगों के पास पावर हो तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। सो ये बोला था हमारे केनेथ वॉल्ट्ज ने। देन आपको पता है इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज पावर, जिसमें हम नेशनल इंटरेस्ट की भी बात करते हैं। तो आपको पता है 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म किसने दिए थे, हैंस जे मॉर्गनथॉ ने। उसमें से एक प्रिंसिपल ये भी था कि इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज पावर, तो आपका बी का ऑप्शन हो जाएगा 3। देन अगर पूछा जाए कि रिलेटिव पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कि जो स्टेट है वो हमेशा रिलेटिव पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है। रिलेटिव पावर क्या होता है कि जितनी पावर ए के पास है उससे बी चाहता है कि मेरी पावर जो है उससे ज्यादा हो, ठीक है।
और अगर ए बोलेगा अच्छा बी ने अपनी पावर बढ़ा ली है तो मैं भी अपना पावर बढ़ाऊंगा। तो ये हो गया इंडिया पाकिस्तान जैसे एग्जाम्पल के, कि अगर इंडिया ने कल को अपनी न्यूक्लियर पावर या कोई भी पावर बढ़ा ली, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तो पाकिस्तान जेलस होगा और वो कहेगा नहीं मैं भी बढ़ाऊंगा। अब बी जो है पाकिस्तान के बाद जब पावर ज्यादा हो जाएगी तो ए बोलेगा कि नहीं मैं भी पावर बढ़ाऊंगा। तो ये हम हमेशा रिलेटिव पावर करते हैं, रिलेटिव मतलब दूसरों के कंपैरिजन में हम अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये रिलेटिव पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जब आप डिफेंसिव और ऑफेंसिव रियलिज्म पढ़ते हो तो आप जॉन मीयरशाइमर को पढ़ते हो, और उसमें ये उन्होंने ये कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी कि हमारा offensive realism में। Then justice, law and society have no place or are circumscribed in the international politics। यानी कि ये किसने बोला था, ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बच जाए तो थूसीडाइड्स ने ही बोला होगा, पर ये कहना क्या चाहते थे थूसीडाइड्स, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस, लॉ और सोसाइटी की बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होती ही नहीं है, या अगर होती भी है तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में होती है, उसमें लिमिट्स लगाई गई है। सर्कमस्क्राइब होता है रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज को, मतलब इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसकी बात नहीं होती, या फिर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही सीमित होता है जस्टिस, लॉ और सोसाइटी की बात, ये ऐसा कह रहे हैं कौन, थ्यूसिडाइड्स। अब आपको इनका फेमस बुक पर बताना है कि फेमस बुक कौन सी है इनकी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लस अगर आपको वॉइस में कोई दिक्कत आए तो आप कोई इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं उसमें आपको और अच्छे से वॉइस क्वालिटी मिल सके। अगर आपको पीछे डिस्टर्बेंस लग रहा हो, या जैसे मेरा नया मिक है तो उसमें मैंने नॉइस कैंसिलेशन का मिक लिया है, सो आपको बताना है कि क्या ये मिक सही से काम कर रहा है, क्या पीछे कुछ एक्स्ट्रा नॉइस तो नहीं आ रही है कि नहीं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे वॉइस की स्पेशली। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गई हमारी सारी बातें, और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यू कैन देन पॉज द वीडियो, अपने खुद से क्वेश्चन भी खुद से पढ़ो, आंसर भी खुद से दो, और जब मैं क्वेश्चन बताऊं तब, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन, आप ये पढ़ो खुद से क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि पेपर में मैं तो आऊंगी नहीं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपके भी हाफ पे, या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझाने के लिए। तो बेस्ट तरीका वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करने का यही है कि आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से आंसर देना है, एंड देन फिर रिज्यूम करना है, और फिर मेरी बात सुननी है कि इनमें से कौन सी कंट्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया पार्टिसिपेट इन द पीस कीपिंग ऑपरेशन, कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था, कोरिया, गाजा स्ट्रिप्स, साइप्रस या लेबनान। ये आपके मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आप ये आंसर यहाँ पे देख सकते हो और सोच सकते हो कि कौन सा है। तो देखो, इंडिया ने इन सभी के पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है, किसी ना किसी तरीके से इनकी मदद की है, अलग अलग ऑपरेशन चलाए थे। जैसे आपको मैंने कल बताया था, येमेन क्राइसिस जब हुए थे 2015 में, तो कौन सा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन राहत, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था पीस कीपिंग ऑपरेशन में। फिर इसमें भी अलग अलग ऑपरेशन हुए, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया, अलग अलग ऑपरेशन के नाम थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे 49 पीस कीपिंग मिशन चलाए गए हैं बाय इंडिया, और इसका हमें ट्रूप्स का नंबर याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, और कहाँ कहाँ हुए, चारों ही है, ए बी सी डी। तो बस आपको कोरिया, गाजा स्ट्रिप, साइप्रस, लेबनान, या एक बार सिर्फ कंट्रीज के नाम पढ़ जाना, 49 कंट्रीज तो याद नहीं रहेंगी, बट अगर एक बार पढ़ लोगे तो एटलीस्ट उसमें तो 10 तो दिमाग में बैठ ही जाएंगी। और ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं ऑपरेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो एक बारी जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, सारे नहीं, जो इम्पोर्टेंट मेजर ऑपरेशन है वो आप पढ़ सकते हो किसी भी कोई भी वीडियो से। आप अगर सर्च करोगे पीस कीपिंग ऑपरेशन यूट्यूब पे तो आपको आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड ये कुछ स्टेटमेंट्स है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने और ये 4 स्टेटमेंट, तो आप सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है, द रोम स्टैट्यूट एस्टैब्लिश ICC एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो सबसे पहली बात, तो ICC हमारा बना था 2002 में, रोम में, इटली, ठीक है। रोम कहाँ है, इटली में ये बना था 2002 में, अगर प्रिसाइज देखें तो 1 जुलाई को बना था। देन ये स्टेटमेंट सही है कि जब 1 जुलाई 2002 को ICC की शुरुआत हुई, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, तो वो रोम स्टैट्यूट के अंदर ही स्टैब्लिश किया गया, और इसको बोला गया रोम स्टैट्यूट के अंदर कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि मतलब आप जब आपका जो स्टेट है, जैसे इंडिया, थक हार जाए, उससे वो कोई केस सॉल्व ही नहीं हो रहा या उसकी जुरिडिक्शन में आ ही नहीं रहा, तो थक हार के लास्ट में हम ICC के पास जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि RBI जो है हमारा बैंक है इंडिया में, वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट पे होता है, कि पहले हम छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, लेकिन आखिरी में जो हमारा लास्ट बचता है वो होता है हमारा RBI।
तो वैसे ही हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक। तो वैसे आईसीसी भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे लास्ट रिजॉर्ट पे देखा जाता है, जब स्टेट से कोई कंडीशन सॉल्व नहीं हो रही है, वो अटक गया है, उसको एडवाइस चाहिए, तो आईसीसी आखिरी कड़ी है जिसमें आप जा सकते हो और अपना केस दर्ज करवा सकते हो, या कोई जो स्टेट है वो इसमें एडवाइस वगैरह भी ले सकती है। तथा रोम स्टैट्यूट के तहत ये बनाया गया था और इसमें जस्टिस के लिए इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमन राइट्स, इन सब की बात हुई थी। देन आईसीसी जो है अपना जुरिडिक्शन सिर्फ नेशनल कोर्ट्स पे ही लगा सकता है। क्या लिखा है, आईसीसी कैन एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओनली व्हेन, आईसीसी अपना जुरिडिक्शन कब करेगा, जब नेशनल कोर्ट्स जो है अनविलिंग है या वो नहीं करना चाहते, अब इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते, या किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, सजा नहीं देना चाहते, या फिर जो नेशनल कोर्ट्स है, जैसे कि हमारा कोर्ट, नेशनल कोर्ट कौन सा होगा इंडिया का, मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट या किसी जगह का हाई कोर्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ के कोर्ट मान लो कोई केस आया और उस पर वो काम करना नहीं चाहते, या फिर वो नहीं कर पा रहे, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो करना ही नहीं चाहते कि उनके बस में ही नहीं है, या वो कर नहीं पा रहे, अनेबल है, वो उसमें इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पा रहे, बहुत सुराग ही नहीं मिल रहा उनको कि कैसे आगे करें, या उसको जो प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे कि क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसे कौन क्या होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आईसीसी अपना जुरिडिक्शन तब आजमाएगा। मतलब कि अपना क्या बोलते हैं जुरिडिक्शन को हिंदी में, अधिकार क्षेत्र बेसिकली। तो आईसीसी का अधिकार क्षेत्र तभी है जब नेशनल कोर्ट्स चाहें, ठीक है, जब वो खुद से ना कर पाए या वो कर नहीं पा रहे हैं तब। तो ये ओनली वर्ड ज्यादातर आपको पता है कि नेगेटिव जाता है और रॉन्ग स्टेटमेंट होती है, लेकिन इस केस में ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है। आईसीसी सिर्फ अपनी मर्जी से कभी भी किसी स्टेट में जाके खुद से नहीं बोल सकता कि अच्छा ये केस मैं लड़ूंगा या इस केस को मुझे दे दो, नहीं, जब तक स्टेट ना बोले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेट सॉवरेनिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, राइट, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जो हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी जब हम 2018-19 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट। और इसमें लिखा है कि जो वॉर क्राइम्स है, एक्ट्स ऑफ वॉर क्राइम्स, उसमें आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, आप मतलब कौन, आईसीसी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता ऐसा, तो ये तो गलत है, आईसीसी प्रोसिक्यूट कर सकता है। प्रोसिक्यूट आप सबको पता ही होगा, वैसे इंग्लिश हिंदी में बताऊं तो इसको मुकदमा बोलते हैं, अब तो सबको समझ आ गया होगा। तो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्या, तो चलाया जा सकता है, तो कैन नॉट नहीं आना था, यस यस होना था यहाँ पे, कि यस कैन आना था बेसिकली, इट कैन प्रोसिक्यूट एक्ट्स ऑफ वॉर क्राइम्स, कि अगर कोई वॉर हुआ है, वहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो एक्शंस है उस पर भी मुकदमा चलाना और उनको सजा देना आईसीसी कर सकता है। फिर आईसीसी जो है हेग में लोकेटेड नहीं है, तो फिर कहाँ लोकेटेड है भाई, अगर हेग में नहीं है, हेग में ही तो है, तो ये भी गलत हो गया। तो आईसीसी हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है, ठीक है, उसको हेडक्वार्टर्स वहां पे है। ऑल्दो इसको ये इससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि रोम इटली में ये बना था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है, वो याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली आर द करेक्ट ऑप्शन। देन यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ये हो गया हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट था। इनकरेक्ट क्यों था, क्योंकि ये नीदरलैंड्स में लोकेटेड है और ये मुकदमा चला सकता है इंडिविजुअल्स पे भी ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, मतलब ऐसे कोई क्राइम जैसे जीनोसाइड, जीनोसाइड क्या होता है, मास लेवल पे जब लोगों को मारा जाता है, बहुत बड़े लेवल पे किलिंग होती है, कोई ऐसा क्राइम है जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट किया गया हो, वॉर, जैसे दो कंट्रियां वॉर पे गई हैं, ठीक है, वहां पे कोई वॉर क्राइम्स है, ठीक है, द क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, तो इन सब पे मुकदमा चलाया जा सकता है बाय आईसीसी, तो वो क्वेश्चन में गलत था। अब हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जस्ट इन बेलो, पढ़ाया था 2018-19 के क्वेश्चन में। अभी आ गया हमारा 2020 के क्वेश्चन में जस्ट एड बेलम क्या होता है। तो जस्ट एड बेलम जो है इसका प्रिंसिपल क्या नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो जस्ट कॉज होता है, लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, प्रोपोर्शनैलिटी होती है, ह्यूमैनिटी जैसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो जस्ट एड बेलम के 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, एक तो जो आपका लड़ने का, वॉर करने का जो कारण होना चाहिए वो जस्ट होना चाहिए, मतलब जस्ट यानी कि सही होना चाहिए, ठीक है, सही हो, या फिर नैतिक बोल सकते हो आप इसको, नैतिक, जस्ट होना, नैतिक होना, या फिर लेजिटिमेट अथॉरिटी हो। और जो ये वॉर लड़ रहा है ना जो स्टेट, उसके पास वो लेजिटिमेट अथॉरिटी होनी चाहिए। लेजिटिमेट मतलब जो लोगों के द्वारा सरकार चुनी गई है, जिसको ये मिला है, दायित्व मिला है कि वो हाँ आपको ये अथॉरिटी है हमको प्रोटेक्ट करने की, सिर्फ वो इलेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं हो। प्रोपोर्शनैलिटी हो, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब आपको ये देखना है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, और हमारे उसके पास कितने वेपन्स है, हमारे कितने वेपन्स है, क्या मतलब हम एक दूसरे के वॉर लड़ने के लायक है भी कि नहीं। पता चले एक कंट्री ये है और एक कंट्री ये है इतनी बड़ी, और ये आपस में वॉर लड़ने चली गई है, इनको पता है कि इतनी छोटी सी इसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी ऑब्वियसली, ठीक है, तो वैसा। और ह्यूमैनिटी
तो वॉर है तो ह्यूमैनिटी तो फिर कैसी, जस्ट एट बेलम वॉर का है तरीका है। तो अगर आप ह्यूमैनिटी होती तो आप जस्ट एट बेलम करते ही नहीं, आप वॉर पे जाते ही नहीं। तो वो जस्ट एट बेलम जो है ह्यूमैनिटी इसका प्रिंसिपल नहीं है। तो जस्ट एट बेलम में ये बहुत सारी प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसमें से मैंने आपको 2-3 बताए, और ये और बाकी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टेट्स जो है वो वॉर करते हैं या आर्म फोर्सेस का यूज करते हैं। इन जनरली किसका यूज करते हैं, आर्म फोर्सेस का, अपनी जो सैनिक हैं या वेपन्स है उसका यूज करते हैं, वॉर पे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जस्ट एट बेलम। ठीक है, और इसमें प्रिंसिपल्स क्या है, लेजिटिमेट अथॉरिटी हो, राइट इंटेंशन हो, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए अगर आप वॉर भी कर रहे हो। कि हो सकता है ना सामने वाली कंट्री पे आप अटैक किया हो या कुछ ऐसा किया हो जो आपके जो ह्यूमन राइट्स है उसको हार्म किया हो, या आपके सिटीजन्स को मार दिया हो। तो आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए कि आप अगर सामने वाली कंट्री पे अटैक कर रहे हो या वॉर पे जा रहे हो। दूसरा, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बहाना करके आपने सामने अटैक कर दिया कि भाई ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे नहीं पसंद तो अटैक कर दिया, नहीं। रीजनेबल होप होना चाहिए, प्लस होप भी हो और रीजन भी हो, दोनों। प्रोपोर्शनैलिटी मैंने बता दिया, और लास्ट रिजॉर्ट। और इसका प्रिंसिपल ये भी है कि वॉर आप लास्ट रिजॉर्ट पे ही करो। ऐसे नहीं, सब पहले आप नेगोशिएशन करो, ठीक है, एक साथ बैठ के सॉल्व करो बातें, कंसेंसस पे आओ। लास्ट में सब कुछ करके देख लिया आपने, कुछ नहीं हो रहा, कोर्ट में भी चले गए, सब कुछ कर लिया, तब लास्ट रिजॉर्ट में आपको वॉर पे जाना चाहिए। तो जस्ट एट बेलम का ये कॉन्सेप्ट भी है, तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखना कि लास्ट रिजॉर्ट पे ये बोलता है। देन ये आ गया आपका सबसे इजी क्वेश्चन। इजी तो मतलब कुछ लोगों के लिए इजी हो सकता है, कुछ के लिए नहीं। जिसने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं उनके लिए इजी होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसके बाद काफी रिपीट भी हुआ है। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, कॉमन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी और सिक्योरिटी रिजाइम, ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, और ये आपके एक तरफ आपके थिंकर्स लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है थिंकर्स, यहाँ पे बस ये रिपोर्ट का नाम है, बाकी 3 थिंकर है। तो किस रिपोर्ट में या किस थिंकर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ट्रिक से याद करा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको आगे जब भी हो आपको याद रहे। तो इसको थोड़ा सा रब करते हैं और थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो मैंने बोला था जैसे कि कुछ क्वेश्चन जहाँ पे मेरे को लगेगा कि ट्रिक्स बता देनी चाहिए, मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स जो है बैरी बुजान का है। ठीक है, ये याद रखना, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स किसका है, बैरी बुजान का। ऐसे याद रखो, जो बीबी है बैरी बुजान बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। ठीक है, हमारे बीबी होता है, यानी कि जैसे बीवी मान लो, बेसिकली जो वाइफ हो गई, तो बीवी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन होती है, कभी गुस्सा हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो कॉम्प्लेक्स है बहुत। तो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। देन कॉमन सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी जो है वो पाम रिपोर्ट आई थी 1992 में, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपको CSPR ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस कॉमन सिक्योरिटीज के लिए ट्रिक तो नहीं है, पर पाम रिपोर्ट 1992। सिक्योरिटी कम्युनिटी, अब आपको पेपर 1 में भी कार्ल ड्यूश पढ़ते हो जब आप कम्युनिकेशन पढ़ते हो। कम्युनिकेशन एक चैप्टर है आपका पेपर 1 में। और कम्युनिकेशन से अगर आपको याद है कि कम्युनिकेशन थ्योरी की बात इन्होंने की थी, कम्युनिकेशन की बात की थी, तो कम्युनिटी और कम्युनिकेशन सेम सेम साउंड कर रहा है ना। COMM आ रहा है, इसमें भी COMMUN आ रहा है बेसिकली, और इसमें भी COMMUN आ रहा है। तो कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी कम्युनिटी कार्ल ड्यूश का है। ठीक है, देन आपको लास्ट सिक्योरिटी रिजाइन, तो रॉबर्ट जेर्विस। ठीक है, तो R से रॉबर्ट, R से रिजाइन, ऐसे याद रखो, रॉबर्ट की रिजाइम है। ठीक है, तो R से रॉबर्ट, R से रिजाइम, तो सिक्योरिटी रिजाइम रॉबर्ट जेर्विस का है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने ये कहा था, देखो जिस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर सिर्फ पढ़ के ही बता सकते हो कि ये किसने कहा होगा, और नहीं तो फिर आपको नहीं आएगा समझ। अच्छा, किसने कहा था कि लिबरल डेमोक्रेसी और मार्केट का अगर कॉम्बिनेशन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो हम एक फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएंगे, इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। इनमें से किसकी बुक ऐसी है जिसके बुक के नाम में हिस्ट्री आ रहा है। ठीक है, और जो लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे कि जो सब कुछ आखिरी में जो जीतेगा वो लिबरल डेमोक्रेसी जीतेगी। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी बताया था जब हम 18-19 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो किसका है ये बुक, हिस्ट्री के किसके आते, याद आया, एंड ऑफ हिस्ट्री, राइट, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। और फिनिशिंग लाइन भी यानी कि आखिरी में, तो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, ये बुक का नाम है। किसकी बुक है ये, फ्रांसिस फुकुयामा की। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने ही, ये लिबरल डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, और उन्होंने बोला था कि अगर लिबरल डेमोक्रेसी और मार्केट एक साथ आ जाए तो क्या होगा, हिस्ट्री जो है हमारी खत्म हो जाएगी। वही आखिरी मैन किसको बोल रहे हैं, वो लिबरल डेमोक्रेसी होगा, लिबरलिज्म होगा, और डेमोक्रेसी में लिबरल प्रिंसिपल्स अपनाए जाएंगे और आइडियोलॉजी भी खत्म हो जाएगी।
फिर उसके बाद मतलब आखिरी आइडियोलॉजी लिबरलिज्म होगी, उसके बाद कोई आइडियोलॉजी लाने की जरूरत नहीं है, लिबरल डेमोक्रेसी अगर आ जाए तो ये आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है। और फिर इसके अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है, जो कब आई थी, कोल्ड वॉर के बाद आई थी, एंड जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया था 1991 में, सोवियत यूनियन डिक्लाइन हो गया ना, डिसॉल्व हो गया था, और कोल्ड वॉर हमारा 45 से 1991 तक चला था, फिर सोवियत यूनियन खत्म हो गया, और ह्यूमैनिटी हैज रीच्ड नॉट जस्ट द पासिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पोस्ट वॉर हिस्ट्री बट एट द एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच। तो उन्होंने बोला इसके बाद जब यूएसएसआर खत्म हो गया, उसके बाद हमारी जो हिस्ट्री है वो खत्म हो गई है, अब कुछ और बुरा नहीं हो सकता या कुछ और बड़ा चीज नहीं हो सकती हिस्ट्री में। ये जो एंड पॉइंट है, इसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ये एंड पॉइंट है, और मैनकाइंड का आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन का, मतलब इसके बाद आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, अब इसके पास और कोई नई आइडियोलॉजी के चांसेस नहीं है, एंड यूनिवर्सलाइजेशन हो चुका है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी। किसकी बात कर रहे हैं, वो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि हर जगह एक का ही बोलबाला चलेगा, हर जगह पूरी यूनिवर्स में एक ही आइडियोलॉजी होगी, वो होगी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, और यही एंड आइडियोलॉजी होगी, इसके बाद कोई और आइडियोलॉजी नहीं आएगी, यही फाइनल फॉर्म होगा ह्यूमन गवर्नमेंट का। तो अगर आपको ये 2-3 कीवर्ड्स याद रह गए कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, एंड ऑफ हिस्ट्री, लास्ट मैन, हिस्ट्री से रिलेटेड, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो उससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स अगर आपको आएंगे पेपर में, तो आप फ्रांसिस फुकुयामा ही मार्क करके आओगे। अब इजी क्वेश्चन है ये भी कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, क्या केमिकल वेपन्स के लिए यूज करते हैं, बायोलॉजिकल के लिए, न्यूक्लियर के लिए, या स्पेस बेस्ड वेपन्स के लिए। तो डिटरेंस क्या होता है, डिटरेंस मतलब होता है किसी को चेतावनी देना कि अगर भाई देखो हम पे हमला करोगे तो तुम पे भी होगा, तो एक तरीके से आप दूसरे को क्या करते हो, डिस्करेज कर लेते हो, और या फिर प्रिवेंट कर देते हो किसी चीज को होने से। ये मतलब एक तरीके से सिर्फ जो बोल बच्चन टाइप से होता है वैसा नहीं बोल सकते, वैसा भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि देख अब तूने मेरे पे हमला किया ना, तो देख मेरे पास भी इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि तेरे पे भी हमला हो सकता है। तो वो मिनिमम डिटरेंस मतलब आपको सामने वाला आप पे हमला नहीं करेगा डर के मारे, ठीक है, और वो उसको मिनिमम डिटरेंस बोल सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर वेपन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। जैसे इंडिया जो है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी यूज करता है अपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस की, कि हम पहले अपना न्यूक्लियर वेपन हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे, ठीक है। पहले भी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हाँ कहीं हम पागल तो है नहीं कि पहले किसी ने कुछ करा नहीं अपना न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर ले और सामने वाले पर अटैक कर दे, नहीं, लेकिन अगर सामने से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम भी अटैक करेंगे उस केस में। तो ये उनकी हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, और इसी को हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ यूरोपियन, ब्यूरोक्रेटिक आर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ईयू सबको पता है, ईयू का ब्यूरोक्रेटिक आर्म कौन सा है, ठीक है, वैसे तो आपने आंसर देख भी लिया होगा। और ईयू मतलब जो ऐसा ही कोई होगा, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट होती है, मतलब कोई भी जो यूरोपियन यूनियन लॉज बना रहा है, ठीक है, उसको डायरेक्ट कर रहा है, मतलब लॉज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, उसको डायरेक्शन देना, ठीक है, ये सब काम होते हैं ब्यूरोक्रेसी के। तो यूरोपियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो यूरोपियन कमीशन होती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर यूरोपियन कमीशन है तो ब्यूरोक्रेटिक आर्म भी वही होगी। तो ये रहा आपका जैसे नौकरशाही जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। देन यूरोपियन कमीशन जो है ब्यूरोक्रेटिक आर्म है, ये याद रखना। ईसी जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ईयू का, इसमें लेजिस्लेशन प्रपोज किए जाते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं उसको ये इन्फोर्स करता है, डायरेक्ट करता है यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस को भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा रोल ब्यूरोक्रेसी का होता है, राइट। तो यूरोपियन कमीशन, कमीशन याद रखना। और कैसे याद रख सकते हैं कमीशन, जैसे यूपीएससी कमीशन है, यहाँ लास्ट में कमीशन आता है ना, तो वैसे यूपीएससी कमीशन है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स होते बनते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी यूरोपियन कमीशन में वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ऐसे याद कर सकते हो थोड़ा ट्रिक से। बाकी ईयू की बात चली है तो इसका भी पता होना चाहिए कब बना था ईयू, 1993 में बना था। कौन सी ट्रीटी के तहत, 1992 में एक मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत 1992 में ये ट्रीटी साइन हुई, और जब ये ट्रीटी साइन हुई तो 1993 में ईयू बना था। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रुसेल्स में मिल जाएगा, और ब्रुसेल्स के अलावा मतलब ये और लग्जमबर्ग, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल भी है ईयू की, और लग्जमबर्ग, यहाँ पे ये दोनों जगह पे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं, तो ये हेडक्वार्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन मेन हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को ही बोला जाता है, इसको मिनी हेडक्वार्टर आप बोल सकते हो। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ईयू में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो 27 मेंबर कंट्रीज है, ये भी याद रखना।
इसके अलावा आपको कुछ होमवर्क मैं दे देती हूँ कि जैसे ये जो इसमें आपने यूरोपियन कमीशन पढ़ा, यूरोपियन काउंसिल द और यूरोपियन पार्लियामेंट से आपको खुद से पढ़ना है कि क्या है ये, इसकी जो मेंबर, ये भी इसकी मेंबर बॉडी है। जैसे यूएन की अलग अलग एजेंसीज है, खुद के अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, वैसे इसका भी ईयू का है। ठीक है, तो इसमें क्या, कौन किसका क्या एम है, बेसिकली एम या फंक्शन, ये आपको बस एक एक लाइन में अपने नोट्स में लिख लेना है। अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, हैंस जे मॉर्गनथॉन ने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे, राइट, पॉलिटिकल रियलिज्म के, और उसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से कौन सा थिंकर ने दिया था? मॉर्गनथॉन के 6 प्रिंसिपल्स को घुमा के फेमिनिज्म लेंस से किसने देखा था? वही 6 प्रिंसिपल किसी और ने भी दिया, जो कि आपको पता है कौन थे, जे एन टिकनर। ठीक है, जे एन टिकनर ने दिया। और इसके 6 प्रिंसिपल्स आपको मॉर्गनथॉन के मैंने बताई भी थी पिछले लेक्चर में, आई गेस पिछले, इस वाले लेक्चर में नहीं, जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स वाली जो सीरीज कर रहे थे उसमें मैंने आपको सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं मॉर्गनथॉ के और टिकनर के, तो आप वो सीरीज जरूर से देख लेना। वैसे तो आप डिटेल में वहाँ प्रिंसिपल्स देख लेना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे जो 6 प्रिंसिपल्स थे उसमें मॉर्गनथॉ का जो पहला प्रिंसिपल था उसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था टिकनर जी ने। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो आपने बोला है कि पॉलिटिक्स अलग होता है, मॉरल्स अलग होते हैं, तो ये जो डिस्टिंक्शन है उसको टिकनर ने रिजेक्ट किया कि पॉलिटिक्स और मॉरल्स डिफरेंट क्यों है, अगर आप पॉलिटिक्स में तो मॉरली भी रह सकते हो। तो ये हुआ, और फिर उसके बाद जब जो मॉर्गनथॉ का जो फर्स्ट प्रिंसिपल था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ऑब्जेक्टिव लॉज पे बेस्ड होती है और उसके रूट्स ह्यूमन नेचर में होते हैं, ये जो मॉर्गनथॉ का ये अजम्पशन था इसको भी टिकनर ने क्रिटिसाइज किया। देन टिकनर ने एक न्यू पैराडाइम ऑफ पावर की बात की। ठीक है, जो पावर वाला कॉन्सेप्ट अभी हम मॉर्गनथॉ का एक प्रिंसिपल पढ़ा था ना ऊपर, इंटरेस्ट इज बेस्ड इन पावर वाला, वो बोलते हैं कि यहाँ पे आप, जो मॉर्गनथॉ है वो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो टिकनर है वो बोलते हैं कि नहीं, जो पावर है वो कॉपरेशन पे बेस्ड होती है, ना कि कंपटीशन पे। तो यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने ये भी अलग किया था अपने प्रिंसिपल्स में, तो 6 के बदले 6 प्रिंसिपल्स दिए क्रिटिसाइज करते हुए। पूरी तरीके से क्रिटिसाइज भी नहीं बोल सकते आप, इसको मॉडिफिकेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो क्रिटिसाइज वर्ड से बचना, कहीं लिखना हो आंसर में या कभी क्वेश्चन पेपर में लिखा हो कि क्या टिकनर ने मॉर्गनथॉ के सारे प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज किया था, तो नो, शी मॉडिफाइड इट, नॉट क्रिटिसाइज इट। ठीक है, कुछ कुछ क्रिटिसाइज किए लेकिन बाकी हम उन्होंने अपने अपने तरीके से मॉडिफाई किए थे। अब आ जाते हैं 2021 के क्वेश्चन में। प्रिंसिपल्स जो है रियलिज्म के वो आगे भी अलग, जो दूसरे क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे ही, तो वहां पे अभी इतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रहा, इसलिए 2021 शिफ्ट 1। तो आपको पता है 2020 में क्योंकि कोविड था तो एक ही टाइम बस ये हुआ था, अक्टूबर में ये हमारा वो हुआ था, क्या बोलते हैं, एग्जाम, और उसके बाद वैसे 2 बार होता है जैसे साल में, तो एक ही बार हुआ था। अभी 2021 पे आ जाता है, इसलिए तो वो हमने एक जो पेपर था वो सॉल्व कर लिया है। तो इंडिया किसका मेंबर नहीं है? तो ये सारी जो है मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं, एमटीसीआर हो गया, जैसे एनएसजी हो गया, वैसेनार एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ठीक है, इनमें से किसका मेंबर नहीं है? तो सबको पता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर इंडिया को नहीं बनाया गया है, वो ऑल्दो काफी टाइम से इसके लिए प्रयास चल रहा है, लेकिन बाकी सारा एमटीसीआर है, वेसेनार एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, सब में ही इंडिया जो है मेंबर है। अब एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि हम चारों ऑप्शन को एनालाइज भी करेंगे साथ साथ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये है क्या? ये एक मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम मतलब जो किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? मिसाइल टेक्नोलॉजीज को जो एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज सॉरी, वो। इट इज एन इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अमंग 35 मेंबर स्टेट। एमटीसीआर में कितने मेंबर्स हैं? 35 मेंबर हैं, और ये कोशिश करते हैं कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, बढ़ना। ठीक है, तो अगर कोई मिसाइल जो है या मिसाइल टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एक्वायर कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उस पर लिमिट लगाना बेसिकली। ठीक है, ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना, किसकी ग्रोथ को? मिसाइल्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये सारी कंट्रीज जो है, 35 कंट्रीज एमटीसीआर के अंडर इसके लिए काम करती है, और इसके एक्सपोर्ट को भी ज्यादा बढ़ावा ना मिले, एक्सपोर्ट ना हो, क्योंकि आपने यहाँ पे मिसाइल बनाई और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दी, तो एक्सपोर्ट कर दी तो नुकसान ही है एक तरीके से। इन सब चीजों पर बैन लगना चाहिए नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो, यस। तो और ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिक नुकसान भी बहुत होता है। The regime was formed in 1987 by the G7 industrialized countries। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये कब बना था? 1987 में बना था बाय G7 कंट्रीज। फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आपका 1975 में बना था। तो पहले देखा जाए तो एनएसजी बहुत पुराना है, एनएसजी के बाद एमटीसीआर बना है।
ठीक है, कब बना है 87 में और ये 75 में। फिर इसके बाद जाके वासेनार एग्रीमेंट हुआ है, तो इसका क्रोनोलॉजी भी थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये इसमें कितनी स्टेट्स थे, 48 स्टेट्स हैं जो कि वॉलेंटरली अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट करते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को में कि जो हमारा जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिनके पास अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया गया है, तो वहां पे एक्सपोर्ट भी ना हो, क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया तो चलो बेचारों को देना भी नहीं चाहिए, वो खुश है बिना वेपन्स के, तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये थोड़ा कहानी बना दी मैंने। सो ये बस इतना सा है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मतलब वो ग्रुप्स आएंगे जो न्यूक्लियर वेपन बना चुके हैं, लेकिन वो उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा इस ग्रुप के द्वारा कि आप अपनी टेक्नोलॉजी, अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको आप दूसरी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप करोगे भी तो आप कोऑर्डिनेट करोगे, कंट्रोल लोगे, प्रॉपर मेजर्स लोगे, पूरा ट्रांसफर कैसे है, मतलब उसके यहाँ से लेकर जो गोडाउन से माल निकलने से लेकर वहां तक पहुंचने तक की जितनी भी प्रक्रिया होगी और उसके बाद की भी प्रक्रिया, इन सबको कोऑर्डिनेट करना। पहले तो पहुंचाना ही नहीं है, देना भी नहीं है, लेकिन अगर आपको देना भी चाहते हो तो पूरा एक प्रोसीजर है, सब कुछ आप उसको ध्यान में रखते हुए, इक्विपमेंट्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें कुछ मान हानि तो नहीं होगी, रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डिप्लॉय होने तक सब कुछ आपको उसका ट्रांसफर वगैरह गवर्न कौन करता है, NSG। देन इसलिए ये जो पावरफुल ग्रुप्स हैं, जो 48 से बहुत पावरफुल भी रहते हैं क्योंकि वो इस ग्रुप का पार्ट है। वेसेनार एग्रीमेंट 1996 में हुआ था। ये एक वॉलेंट्री, अपनी मतलब वॉलेंट्री क्या होता है, अपनी मर्जी से किया हुआ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम था, जिसमें 42 मेंबर्स जो मेंबर्स हैं वो अपने या जो कंट्रीज है एक साथ अपनी मर्जी से आई थी इन ऑन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, कि अगर हम अपने कन्वेंशनल यानी कि जो पुराने वेपन्स है, पुराने इन द सेंस कि जो पुरानी तकनीक से बनाए गए हैं, उसका ट्रांसफर करना और उसको एक्सचेंज करना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और डुअल यूज गुड्स जो है या जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, मतलब एक ऐसे गुड्स या ऐसी टेक्नोलॉजी जिनका दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, तो उसका ट्रांसफर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना किसका काम, किसके लिए था, वेसेनार अरेंजमेंट में ये किया गया था। थ्रू सच एक्सचेंजेस, और जब आप ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो अपने कन्वेंशनल वेपन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या इसका ट्रांसफर से रिलेटेड या डुअल यूज गुड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो इस एक्सचेंज से क्या होता है, तो वेसेनार ने ये एम किया, मतलब इस अरेंजमेंट ने या इस एग्रीमेंट ने ये एम किया कि हम एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करेंगे। अब आपको ये कीवर्ड याद रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम कभी आए तो पता हो, अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, कि जो जितने भी ये 42 मेंबर्स है एक दूसरे की तरफ रिस्पॉन्सिबल रहे कि आप गलत टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर नहीं कर रहे, गलत एक्सचेंज तो नहीं कर रहे, और जो वेपन्स का एक्सपोर्ट आप कर रहे हो या डुअल यूज गुड्स जो आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो अपने मेंबर्स में, और ये बस अपने आपस में ही कर सकते हैं। ऐसा जो 42 मेंबर्स हैं वो अपने आपस में ही इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। जो 43rd मेंबर अगर कोई और कंट्री है तो उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी, उसके साथ कोई ट्रांसफर नहीं होगा, बस ये आपस में जो 42 मेंबर्स है वही करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके ऊपर इस चीज की, और प्रिवेंट करना है डीस्टेबलाइजिंग एक्यूमुलेशन को। अब यहाँ पे डीस्टेबलाइजिंग एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है, अगर हम देखें इसको थोड़ा रफ करते, बहुत गंदा लग रहा है। सो डीस्टेबलाइजिंग एक्यूमुलेशन यानी कि जैसे जो कुछ कंट्रीज होती है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से अपने वेपन्स का इस्तेमाल करती है, कुछ कंट्रोल नहीं होता, उनके पास स्मॉल आर्म्स होते हैं, छोटे छोटे मतलब छोटी लेवल पे उनके पास हथियार होते हैं, लाइट वेपन्स होते हैं, हल्के वेपन्स जो होंगे, और बड़े लेवल पे नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, तो उस जो ये जो वेपन्स ये बनाते हैं ना छोटे मोटे, ये इसका इस्तेमाल क्राइम के लिए, वायलेंस के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है डीस्टेबलाइजिंग एक्यूमुलेशन, कि आप स्टेबल नहीं हो, आप क्या हो, आपके पास जितना एक्यूमुलेशन आना है, यानी कि आपके पास जो स्मॉल आर्म्स है, लाइट वेपन्स है, इसको आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो इसको प्रिवेंट करना भी वेसेनार अरेंजमेंट का एक एम था, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पे। जब आप न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर ट्रीटीज करोगे ना, तो उसमें आपको ये सारी करनी है, 4 तो मैंने करा दी, बाकी आपको खुद से करनी है, SALT 1 SALT 2 क्या है, PTBT क्या है, NPT क्या है, उससे कौन से कब कौन सी हुई और किसके बीच में हुई, ये थोड़ा थोड़ा आपको यह सबका एम भी पता होना चाहिए, एक एक लाइन बस, ज्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985 में आया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो ये 1996 में सबसे लेटेस्ट वेसेनार अरेंजमेंट है, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बाद बना है, ठीक है।
न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बाद कौन सा ग्रुप बना, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बाद 87 में 2 साल बाद MTCR बना। तो इसका भी क्रोनोलॉजी थोड़ा याद कर लेना कि पहले न्यूक्लियर वाला ग्रुप बना, फिर ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप बना, फिर MTCR आया और लास्ट में वेस्टर्न अरेंजमेंट आया। ठीक है, चाहे डेट याद ना रहे। और कितनी कंट्रीज है वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे इसमें 42 कंट्रीज है। ये वॉलंटरी, इनफॉर्मल और एक्सपोर्ट कंट्रोल अरेंजमेंट है। ठीक है, एज वेल एज द यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है। कोऑर्डिनेट करते हैं अपने नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को टू लिमिट द सप्लाई ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो इसमें भी एक्सपोर्ट कंट्रोल हो रहा है, उससे पहली वाली में भी MTCR में भी एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल किया जा रहा है। और इसमें अलग क्या है, इसमें सिर्फ यूरोपियन यूनियन है और इसमें केमिकल और जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है, जो ये केमिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस। वहां पे किसको कंट्रोल किया जा रहा था, डिस्टेबलाइजिंग अक्यूमुलेशन को कंट्रोल किया जा रहा था, जो छोटे मोटे वेपन्स है उनको, कन्वेंशनल वेपन्स। यहाँ पे क्या था, कन्वेंशनल वेपन्स। यहाँ पे क्या है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। उससे पहले हमने कौन से पढ़े, न्यूक्लियर वेपन्स। तो एज वेल एज रिलेटेड इक्विपमेंट, और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट, इनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, नॉलेज देना कंट्रीज को। नॉन स्टेट, यहाँ पे नॉन स्टेट लिखा हुआ है, ये नॉन स्टेट जो एक्टर्स है या एंटिटीज है सस्पेक्टेड ऑफ परसुइंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन कैपेबिलिटीज, जिनको आप पे, जिन स्टेट को या मतलब जिन नॉन स्टेट एक्टर्स पे हमें शक है कि हाँ ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं या इनके पास इतनी क्षमता है कि ये बना सकते हैं, तो उस पर भी कंट्रोल लगाना, उसको लिमिट करना इसका पर्पस था। किसका, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। EU इसका पार्ट है, ये याद रखना। और 42 कंट्रीज अलग से हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यू रियलिज्म से रिलेटेड। तो आपको जिसको नहीं पता न्यू रियलिज्म क्या होता है, तो इस क्वेश्चन के बाद आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे पूछा है नॉट, तो पहले पता होना चाहिए कि न्यू रियलिज्म होता है क्या और रियलिज्म क्या होता है। तो दोनों ही केसेस में जो रियलिज्म और न्यू रियलिज्म की जो आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस में, दोनों ही क्या है, स्टेट को मेन एक्टर मानते हैं। ठीक है, और दोनों ही ये मानते हैं कि एनार्की एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो क्लासिकल रियलिज्म है वो ह्यूमन नेचर को की बात करता है। ठीक है, वो पेसिमिस्टिक और वैसा थोड़ा आइडियोलॉजिकल आइडियलिज्म है इससे पहले, जैसे रियलिज्म से पहले आइडियलिज्म आता है तो वो आइडियोलॉजी की बात करता है, वो एक अलग डिबेट है। इस क्वेश्चन में हम न्यू रियलिज्म समझेंगे, रियलिज्म फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में समझ लेंगे। तो ये दोनों में मैंने आपको कॉमन पॉइंट बता दिए कि एनार्की में दोनों मानते हैं, दोनों ही स्टेट को मेन एक्टर मानते हैं। पर डिफरेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टर्स रिएक्ट इन एन एनार्कियल एनवायरनमेंट। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि एनार्की में मानते हैं, तो ये एनार्कियल एनवायरनमेंट में मानते हैं, तो यस ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, वैसे हमें नॉट पूछा है तो गलत वाला निकालना है, तो ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो मेजर डिटर्मिनेंट है एक्टर्स बिहेवियर का। स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, IR में जो स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एनार्कियल स्ट्रक्चर है। तो जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही जो स्टेट है वो बिहेव करेगा। तो स्टेट का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे। ये मेन फोकस है, इसलिए न्यू रियलिज्म को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोला जाता है, याद रखना। इसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं हमारे, केनेथ वॉल्ट्स आते हैं सबसे पहले। उसके अलावा कौन से आते हैं, जॉन मेयरशाइमर आते हैं, मेयरशाइमर। फिर हमारे आते हैं स्टीफन वॉल्ट्स, दोनों में ही वॉल्ट्स है, केनेथ वॉल्ट्स, स्टीफन वॉल्ट्स। स्टीफन वॉल्ट्स को हम जानते हैं अपने डिफेंसिव रियलिज्म के लिए, और जॉन मेयरशाइमर को हम जानते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म के लिए। ठीक है, तो ये दोनों भी न्यू रियलिज्म का ही पार्ट है। इसके अलावा दो सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि एक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। और ये बात करते हैं न्यू रियलिज्म वाले सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल की, कि हर कोई जो स्टेट है वो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल देखता है एनार्की में, क्योंकि एनार्की है, कोई अराजकता है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हर नेशनल स्टेट का या जो स्टेट है उसका मेन रीजन क्या होगा, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। फिर जो स्टेट होते हैं न्यू रियलिज्म में वो मोनोपोली कैपिटलिज्म चाहते हैं, या एक ऐसा कैपिटलिज्म हो, ठीक है, ऐसा पूंजीवाद हो जहाँ पे हमारी मोनोपोली हो, सारे प्रॉफिट वगैरह सब हमारे पास हो। तो ऐसा है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनोपोली कैपिटलिज्म का इस आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। तो यही जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि गलत पूछा था, नॉट पूछा था। और फोर्थ भी सही है कि सिक्योरिटी डिलेमा की वो बात करते हैं। सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है, कंफ्यूजन, कि यार क्या ये मेरे पे अटैक तो नहीं कर देगा, अच्छा ये अपनी न्यूक्लियर पावर्स बढ़ा रहा है धीरे धीरे, तो ये क्यों बढ़ा रहा है, कहीं मेरे पे अटैक करने के लिए तो नहीं बढ़ा रहा, या अपने न्यूक्लियर पावर्स किसी को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो या किसी दूसरी कंट्रीज के साथ हाथ मिला रहा है, जैसे USA अगर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। ठीक है, तो ये हमें एक हमेशा सिक्योरिटी डिलेमा बना रहता है। और सिक्योरिटी डिलेमा क्यों होता है, क्योंकि हमें सामने वाली कंट्री पे ट्रस्ट नहीं होता, प्लस हमें फियर होता है कि कहीं हम पे अटैक ना हो जाए। तो ये सही बात है कि डिस्ट्रेस और फियर जो है उसकी वजह से सिक्योरिटी डिलेमा की प्रॉब्लम आती है। तो कोई भी डिलेमा, अगर इवन आप
स्टेट लेवल, आयात लेवल पे छोड़ो, इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप देखो, तो अगर आप सामने वाले पे भरोसा नहीं करते और आप डरते हो, तो आपको हमेशा एक सिक्योरिटी डिलेमा रहेगा कि कभी भी मेरी सिक्योरिटी, मेरी सेफ्टी को ये बंदा हार्म कर सकता है, राइट। डिलेमा यानी कि कंफ्यूजन, कि यार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आपके कुछ एक्ट की इशूज थे। थर्ड ऑप्शन इसका राइट था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो ये ऑप्शन था आपका गलत, ये इसका न्यू रियलिज्म से रिलेटेड कुछ लेना देना नहीं है। तो आई होप आपको न्यू रियलिज्म की पॉलिसी समझ आई होगी कि क्या कहती है, और हमने ये तीनों चारों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अनरिस्ट्रेन डेवलपमेंट। तो पहले में ही हमें अपना आंसर मिल गया कि क्या बिना रिस्ट्रिक्शन के अगर हम डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे, बिना सोचे समझे, बिना किसी लिमिट के डेवलपमेंट बढ़ करते जा रहे हैं, ना हम अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं, तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली। और नॉट पूछा है तो यही हमारा सही आंसर है। बाकी 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट्स है, तो ऑड वन आउट करना था इसमें। और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जनरेशनल इक्विटी, इक्विटी की बात करते हैं, यस। इन्वायरमेंट डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि ऐसा विकास हो जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सही बात है। और अपनी आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्यूचर की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसका भी ध्यान रखें, तो वो भी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और जनरेशनल इक्विटी यानी कि हम सबको इक्वल, मतलब एक होता है इक्वालिटी, ठीक है, और एक होता है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी आजकल आप शार्क टैंक में भी सुनते हो, शेयर्स कितने दिए, कितनी इक्विटी दे रहे हैं, वो वाला इक्विटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इक्विटी का मतलब है फेयरनेस एंड जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस और फेयर डेवलपमेंट होने को भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। जहाँ पे इक्वालिटी का मतलब होता है सेम फॉर ऑल, कि सबके लिए समानता है, और ये इक्विटी होता है समता, ठीक है। तो मतलब कि हम सेम प्लेस से स्टार्ट नहीं कर रहे सब, क्योंकि कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है। तो अगर किसी को यूपीएससी क्लियर करना है, तो उस गरीब के लिए यूपीएससी क्लियर करना ज्यादा मुश्किल होगा, और अमीर के पास ज्यादा फैसिलिटीज होंगी, पैसे होंगे, तो क्लियर कर पाएगा। तो हम सेम प्लेस से शुरू नहीं कर रहे, लेकिन हम एक सही जगह पर पहुंचे, उसको बैलेंस को क्रिएट कर सके, तो उसको हम बोलते हैं जनरेशनल इक्विटी, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शंस का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। फिर आपके फीचर्स लिखे हुए हैं मैंने एक्सप्लेनेशन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इक्विटी होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करो, ग्लोबल वार्मिंग कम करो, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करो, ग्रीन आर्किटेक्चर को बढ़ावा दो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली मेथड्स होने चाहिए, सोलर पावर, विंड पावर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, नेचुरल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए बिल्डिंग बनाते टाइम, कंस्ट्रक्शन करते टाइम। तो ये बहुत ईजी और कॉमन फीचर्स है, सबको पता ही होते हैं। Then which of the following features are given in the UN Charter for the preservation of peace? अब ये सेम क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो, जो 14 आई गेस 50 मिनट्स का वीडियो है, 15-20 मिनट का वीडियो है वो, ठीक है, जिसका लिंक मैंने आपको पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला था, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वो देख लेना। उसमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है, कि और इसमें सारे चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं, कौन से चैप्टर में क्या आता है, वो भी ट्रिक के साथ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका वहां से। बाकी आप वीडियो पॉज करके एक बार इसका आंसर सोच सकते हो, हम आंसर में बता देती हूँ, तो एक्सप्लेनेशन आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो आंसर है इसका ए एंड सी, यानी कि आपका पीस मेकिंग प्रोसीजर चैप्टर 6 में मेंशन है, और जो पीस इन्फोर्समेंट है वो चैप्टर 7 में दिया गया है, कोर्सिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, वो मतलब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आप कैसे पीस इन्फोर्स कर सकते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से दे रखा है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिजाइम थ्योरी। रिजाइम थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, ठीक है। पर जिसको नहीं पता इस क्वेश्चन से आपको रिजाइम थ्योरी क्या होती है वो समझ आ जाएगा। तो रिजाइम थ्योरी बात करती है कि एक अटेम्प्ट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल गवर्न बिहेवियर इन द एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, अराजकता है, ठीक है। तो जो रिजीम्स है वो क्या करती है, रिजीम थ्योरी के माध्यम से ये बोला जा रहा है कि जो रिजीम्स है वो जो रूल कर रहे हैं, मतलब जो शासन कर रहे हैं, जो गवर्न कर रहे हैं, उनका बिहेवियर डिटरमाइन होता है एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में, और उस बिहेवियर को पता लगाने का काम रिजीम थ्योरी करती है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को रिप्लेस करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए रिजाइम थ्योरी या रिजीम थ्योरी का निर्माण हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है। देन मेजर पावर्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू दिस मैकेनिज्म, और क्या रिजीम थ्योरी के माध्यम से, क्या आपको लगता है जो ए ऑप्शन मैंने पढ़ा जो कि सही था, क्या उससे हम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा बस सिर्फ बिहेवियर डिटरमाइन कर रहा है कि अनार्की में, इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की है, वहां पे हमारा जो
जो बिहेवियर है वो कैसा एग्जिस्ट कर रहा है उसको समझने का एक अटेम्प्ट कर रहा है। तो वो बिहेवियर समझ लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम कन्फ्लिक्ट सॉल्व कर पाए। तो ये गलत, ये भी गलत। डी ऑप्शन कहता है कि ये दे हैव बीन डिफाइंड बाय प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। तो जो रिजीम थ्योरी है वो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, एक रिजीम, पर्टिकुलर रिजाइम, जो मैं इतनी देर से वर्ड बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ नॉर्म्स फॉलो होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसको हम रिजाइम बोलते हैं। तो बी, ए एंड डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिजाइम्स के रिलेटेड कौन से फेमस थिंकर हैं, तो आपको याद रखना है क्रेजनर। तो क्रेजनर जो है वो इंटरनेशनल रिजीम्स को क्या मानते हैं कि एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनके अराउंड जो एक्टर्स होते हैं, यानी कि जो स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनका एक्सपेक्टेशन कन्वर्ज होता है। तो एक पर्टिकुलर आप एक अगर इंटरनेशनल रिजीम का पार्ट हो तो आप कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, कुछ नॉर्म्स फॉलो करोगे, कुछ रूल्स फॉलो करोगे, और जो एक्टर्स हैं जो उसके लिए काम करेंगे, मतलब ऐसे एक्टर जो नॉर्म्स बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे और उनको फॉलो करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो एक पर्टिकुलर कॉमन प्लेस के अंदर आते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिजीम। क्रेजनर की ये थ्योरी है एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ रिजीम रेस्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। और एक जो इंटरनेशनल रिजीम है जहाँ पे सारे एक्टर्स एक साथ मिलकर नॉर्म्स रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उस वो कितना इफेक्टिव होगा, ये जो रिजीम है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये कितना इफेक्टिव होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने एग्जीक्यूशन पे, बेसिकली जो आपका इंस्टीट्यूशंस है उनका ऑपरेशंस कैसे, ऑपरेशंस यानी कि एग्जीक्यूशन कैसा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, आपके संस्थान, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सरकार, आपका इंटरनेशनल बॉडीज, ईयू वगैरह, अफ्रीकन यूनियन, ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज, ये कैसे इफेक्टिव है, ये कैसे ऑपरेट करती हैं, ये कैसे एग्जीक्यूट करती हैं, तो उससे हमें पता चलेगा ये कितनी इफेक्टिव होती हैं। इनके कुछ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स और नॉर्म्स होते हैं, वो शेयर होते हैं, मतलब कॉमन होते हैं, कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होंगे, सब पे लागू होंगे वो। अगर आप एक इंटरनेशनल रिजीम का हिस्सा हो तो आपको वो रूल्स नॉर्म्स सबको फॉलो करने पड़ेंगे इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरनेशनल एक्शंस। देन ऑल्दो रिजीम्स इंक्लूड फॉर्मल ट्रीटीज। अब इंटरनेशनल रिजीम्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे फॉर्मल ट्रीटीज आती हैं, जो भी ट्रीटीज साइन होती है कंट्रीज के बीच में, नेशनल लॉ है कोई, एंड दे ऑल्सो रिलाई ऑन इनफॉर्मल। तो कभी पूछा जाए कि इंटरनेशनल रिजीम्स जो है सिर्फ फॉर्मल पे बेस्ड होती हैं क्या, तो नहीं, इनफॉर्मल नॉर्म्स भी उसमें होते हैं और इनफॉर्मल नेटवर्क्स भी उसका पार्ट होते हैं। तो फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों याद रखना है। एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड बिहेवियर इन एन एरिया ऑफ ग्लोबल पॉलिसी। और ये एक क्या करते हैं, एक बिहेवियर को इम्पोज करते हैं ग्लोबल पॉलिसी में, क्योंकि हर एक्टर, हर स्टेट का अपना एक अलग बिहेवियर होता है जो ग्लोबल पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितनी भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स है, सार्क है, जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, या जो IMF है, ठीक है, तो या क्योटो प्रोटोकॉल जैसी ट्रीटीज, वो सब हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिजीम्स बोल सकते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल जो आपका बिहेवियर है आपका, यानी कि जो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी स्टेट्स है, इंटरनेशनल जो बिहेवियर है आपका, वो किससे डिपेंड करता है, किससे शेप्ड होता है या किससे प्रभावित हो सकता है आपका इंटरनेशनल बिहेवियर, वो प्रभावित होता है रिजाइम से, जिसका आप पार्ट हो, जिस ट्रीटी का आप पार्ट हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट हो, वो हम उसको रिजीम्स बोल रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर चेंज होता है। इंटरनेशनल बिहेवियर यानी कि एक होता है नेशनल बिहेवियर, जो हम अपने स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, अपने पर्टिकुलर, जैसे इंडिया एक स्टेट है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम डिसीजन ले रहे हैं। इंटरनेशनल मतलब कि हम वो डिसीजन लेते वक्त दूसरी कंट्रीज को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो हमारा जो इंटरनेशनल बिहेवियर है वो शेप बाय रिजीम्स, जिसमें प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, रूल्स वगैरह होते हैं और हमें उनको फॉलो करना होता है। सिंपल। आई होप आपको रिजीम थ्योरी समझ आ गई होगी। क्रेजनर जो है उनके एक्सपोनेंट है, उसको याद रखना। न्यू राइट आइडियोलॉजी क्या है? अब न्यू राइट आइडियोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से स्कूल्स है पहले वो समझ लेते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल, ये दोनों जो है न्यू राइट आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। फ्रैंकफर्ट और न्यूयॉर्क स्कूल इससे रिलेटेड नहीं होगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल तो आपको याद होगा, मार्क्सिस्ट स्कूल है और बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी का ये पार्ट है, जिसमें आपके मैक्स हॉरखाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हर्बर्ट मार्कस, ये सारे लोग आते हैं। इवन बेंजामिन बार्बर भी, आई गेस, नॉट बेंजामिन बार्बर, इट्स वॉल्टर बेंजामिन।
ठीक है, वॉल्टर बेंजामिन भी, ये सारे फ्रैंकफर्ट स्कूल में आएंगे। इवन एरिक फ्रॉम की हमने एक बुक पढ़ी थी कल, आपको अगर याद हो तो कमेंट में बताना, उसकी बुक के नाम है फ्रॉम भी आ रहा है, फियर भी आ रहा है, तो मैंने हिंट भी दे दिया। बाकी आते हैं ऑस्ट्रियन एंड शिकागो स्कूल जो है वो इसका न्यू राइट आइडियोलॉजी का पार्ट है। न्यू राइट आइडियोलॉजी है क्या? सो न्यू राइट आइडियोलॉजी बेसिकली है क्या? अच्छा, उससे पहले मैंने आपको न्यूयॉर्क स्कूल नहीं बताया, ऐसा इस नाम का कोई स्कूल ऑफ थॉट है नहीं, तो ये इन्होंने ऐसे कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, बाकी मैं आपको बता रही हूँ अभी। जैसे ऑस्ट्रियन स्कूल जो है, ऑस्ट्रियन स्कूल बोलता है कि जो बैंक्स है सॉरी बैंक्स है और आपका फाइनेंस सिस्टम है, उसको क्या करो, प्राइवेटाइज कर दो, पूरा प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। देन न्यू राइट आइडियोलॉजी बेसिकली पॉजिटिव व्यूज लेकर चलती है, इसको हम कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी बोल सकते हैं, कंजर्वेटिविज्म से रिलेटेड बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है। और ये बोलती है कि जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड पॉजिटिव व्यू लेकर चलती है, पर्सनल फ्रीडम की ये बात करती है, पर्सनल फ्रीडम के अलावा आपका फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को ये सपोर्ट करती है। कौन? न्यू राइट आइडियोलॉजी, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम। देन आप ये बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कम होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का रोल कम होना चाहिए। देन प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, और प्राइवेटाइजेशन किसका हो? स्टेट रन कंपनीज का। जैसे ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक है, इसलिए ये इसी का पार्ट है ऑस्ट्रियन स्कूल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट रन कंपनी, जो स्टेट के द्वारा चलाई गई कंपनीज है, जो ऑलरेडी पब्लिक कंपनीज है, उनका भी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। फिर टैक्स कट की बात करते कि टैक्स जो है कम लगाओ भाई, हम पे इतना ज्यादा टैक्स मत लगाओ, हमने अपने से कमाया, जैसे रॉबर्ट नॉसिक बोलते थे। और फिर उसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में बदलाव लाओ, मतलब बहुत एक तरीके का कंजर्वेटिव और रेडिकल आइडियोलॉजी आप बोल सकते हो। ये कल्चरल जो मार्क्सिज्म है उसको रिजेक्ट करती है, मॉडर्न सोशलिज्म का, क्योंकि कैपिटलिस्ट है थोड़ी आइडियोलॉजी, तो सोशलिज्म को भी रिजेक्ट करती है, ठीक है। पॉपुलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ये रिजेक्ट करती है। तो ये बेसिकली छोटे मोटे पॉइंट्स हो गए किससे रिलेटेड? न्यू राइट आइडियोलॉजी से रिलेटेड। वैसे जो शिकागो स्कूल है उसका मेन फोकस होता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे, ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग। इसलिए ऑस्ट्रियन और शिकागो स्कूल आपको याद रखना है कि न्यू राइट आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, और फ्रैंकफर्ट स्कूल आपका क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली मैच द फॉलोइंग है, लेकिन अगर आप इसको क्रोनोलॉजी में लगा पाओगे इन सारी ट्रीटीज को तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक का भी ईयर याद है, एक दो का, तो आपका आंसर निकल सकता है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली साल्ट 1 हुआ होगा, फिर सॉल्ट 2 हुआ होगा, है ना। तो सब सॉल्ट 1 है, फिर सॉल्ट 2, या फिर INF ट्रीटी हुई थी और उसके बाद स्टार्ट 1 और फिर स्टार्ट 2 हुई थी। तो ऐसा ये क्रोनोलॉजी रहेगा। तो साल्ट 1 अगर सबसे पुराना देखे तो 72, फिर साल्ट 2 79, क्योंकि INF ट्रीटी पहली हुई है तो 87, और 90 में हमारी स्टार्ट 1 हुई है। तो अब इसका क्विक, इसको आपको वैसे तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना इसमें लिखा है उतना भी पढ़ सकते हो, और सारी ट्रीटीज इसके अलावा जो है वो भी पढ़ लेना। तो जैसे सॉल्ट 1 है, सॉल्ट 1 का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। तो सिंपल सा इसका मिशन क्या होगा, एम क्या होगा, कि जो स्ट्रैटेजिक आर्म्स है उस पर लिमिट लगाना। नाम में ही पता चल रहा है। कब शुरुआत हो गई थी इस ट्रीटी की? 69 में, लेकिन जब साइन हुई पूरा टाइम लगा तो 1972 तक ही आ गई थी, जो कि हमारे ऑप्शन में भी 1972 लिखा हुआ था। देन इस पीरियड के दौरान ये किसके बीच में हुई? यूएस और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन के बीच में ये पहला एग्रीमेंट था। पहला एग्रीमेंट क्या था सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में? सॉल्ट 1, ठीक है। और इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लिमिट लगाई गई थी कुछ इंपॉर्टेंट आर्मामेंट्स पे, स्ट्रैटेजिक आर्म्स पे। सॉल्ट 2 कब हुई? सॉल्ट 2 जो है वो उसमें न्यूमेरिकल लिमिट्स लगाई गई थी मिसाइल्स पे, कि नंबर ऑफ जो मिसाइल्स है वो कम करनी है आपको, और कुछ मिसाइल्स बैन भी की गई थी इस ट्रीटी के तहत। फिर ऑब्वियसली ये क्योंकि पहली सॉल्ट 1 जो है यूएसएसआर और यूएसएसआर के बीच में, दूसरी भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही होगी, ऐसे याद रखो। और इसमें क्या किया गया था, जो सिस्टम का डेफिनेशन है उस पर भी लिमिट लगाई गई थी, और वेरिफिकेशन किया गया था बहुत सारे प्रोविजंस का। मिसाइल बनाते वक्त कौन से जो आर्मामेंट्स आप बना रहे हो उनके ऊपर क्या प्रोविजंस होंगे, वेरीफाई किया गया था। और इसमें यूएस और सोवियत यूनियन दोनों पे ही लिमिट लगाई गई थी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। ICBM सिलोस, SLBM लॉन्च ट्यूब्स, ये सारे मिलिट्री टर्म्स है, ठीक है, जिसने अगर CDS वगैरह की तैयारी की है तो सुना होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप इसको आएंगे नहीं पेपर में, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ICBM सिलोस पे लिमिट लगाई गई थी, जो कि एक स्ट्रैटेजिक आर्म है। SLBM लॉन्च ट्यूब्स थी, एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, हैवी बॉम्बर्स थे, इन सबका न्यूमेरिकल लिमिट, ठीक है, कि इसके अगर आपके पास 2000 है तो कम से कम उसको 1000 करो, इसको बाकियों को डिमोलिश करो, खत्म करो, ऐसा, ठीक है। तो जैसे 2250 डिलीवरी व्हीकल्स थे बाय जनवरी 1 1981 डाउन करना था, मतलब 1981 में
उनके पास कितने व्हीकल्स थे, कितने आपके पास डिलीवरी व्हीकल्स या मिसाइल्स थी, वो थी 2000 के आसपास, और उसको कम किया गया 2400 पे, क्योंकि न्यूमेरिकल लिमिट मैंने बोला जैसे, ठीक है। द एग्रीमेंट वुड हैव रिक्वायर्ड द सोवियट्स टू रिड्यूस देयर फोर्सेस बाय रफली 270 डिलीवरी व्हीकल्स। तो आप देखो, उनको बोला गया कि जो सोवियत यूनियन है उनके पास 2000 है, तो 2000 से सिर्फ 270 पे लेकर आओ, लेकिन जो यूएस फोर्सेस थी वो वर बिलो द लिमिट्स एंड कुड एक्चुअली हैव बीन इंक्रीज। लेकिन जो यूएस था उसने अपनी जो व्हीकल्स थी, व्हीकल्स यानी कि जो डिलीवरी व्हीकल्स यानी कि हमारी मिसाइल्स वगैरह से रिलेटेड, वो इंक्रीज की थी। तो ये तो फैक्चुअल है, इसको ज्यादा याद नहीं रखना, लास्ट के लाइन आप छोड़ सकते हो, बस याद रखो कि यूएस सोवियत यूनियन के बीच में था, कौन कौन सी मिसाइल्स थी, ठीक है, याद रह गया तो अच्छी बात है। और न्यूमेरिकल लिमिट्स थी, कम करना था, बैन लगाया गया था, कुछ मिसाइल्स पे बैन भी लगाया गया था, और कुछ के डिक्रीज की बात की गई थी। कब आई थी? 1979 में ये ट्रीटी आई थी, और 81 पे सोवियत यूनियन को बोला गया कि आपको इतना कम करना है। फिर इसके बाद स्टार्ट वन आती है, स्टार्ट वन नहीं आएगी, इसके बाद आईएनएफ ट्रीटी आएगी, तो पहले हम आईएनएफ ट्रीटी कर लेते हैं। तो आईएनएफ ट्रीटी 1987 में आई थी, और इसका फुल फॉर्म था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। ये हमने कल भी ये ट्रीटी की थी एक क्वेश्चन में, जब हम 2018-19 का क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको ये ट्रीटी करवाई थी, यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। और इसमें बोला गया था कि हमें एलिमिनेट करना है और परमानेंटली फोर्स वेयर करना है, यानी कि डिलीट करना है बेसिकली न्यूक्लियर और कन्वेंशनल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को और क्रूज मिसाइल्स को। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिया था कि कौन कौन सी मिसाइल्स को खत्म करना है परमानेंटली। कन्वेंशनल मिसाइल्स, कन्वेंशनल में भी ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स, जिनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, जिनकी रेंज है 500 से 5,500 किलोमीटर की, जिनकी रेंज है। ऐसी मिसाइल जिनकी रेंज 500 से 5,000 किलोमीटर के बीच में है, उस रेंज को हमें, इस इतनी लंबी रेंज वाली मिसाइल्स को हमें एलिमिनेट करना है। किसने बोला? आईएनएफ ट्रीटी ने बोला। कब आई? 87 में आई। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि याद रह जाए क्लास में ही। द ट्रीटी मार्क द फर्स्ट टाइम द सुपर पावर्स हैड एग्रीड टू रिड्यूस देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स। और पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम, कि जो दोनों ही कंट्रीज थी, यूएस और यूएसएसआर, वो मान गए कि ठीक है, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको कम करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, और पूरी की जो पूरी कैटेगरी है न्यूक्लियर वेपन्स की उसको एलिमिनेट करेंगे, और एक्सटेंसिव ऑन साइट इंस्पेक्शन कराएंगे फॉर वेरिफिकेशन। अगर हम ऐसा कोई न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, इस रेंज की कोई क्रूज मिसाइल हमारे पास है, तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। आईएनएफ ट्रीटी के बाद हम आ जाते हैं अपने स्टार्ट वन। अब स्टार्ट वन का भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। वो सॉल्ट वन था, उसमें लिमिटेशन वर्ड था, लिमिट था कि हमें आर्म्स को लिमिट करना है, और इसमें आर है तो यहाँ पे रिडक्शन है। ये भी यूएसएस और यूएसएसआर के बीच में हुई है, 1991 में ये ट्रीटी साइन हो गई थी, और ये इकलौती पहली ट्रीटी थी जिसमें यूएस और सोवियत यूनियन यानी कि रशियन, जो हमारे रशिया है, उसको बोला गया था कि आपको रिड्यूस करना है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स है उसमें कम करना है, रिड्यूस करना है। और इट वाज इंडिस्पेंसिबल इन क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क दैट इंश्योर्ड प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर डीप रिडक्शंस। और हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है कि जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम आने वाले टाइम में इतना ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, उसको कम करेंगे और स्टेबल रखेंगे। तो इसमें बस आपको उसकी डेट्स याद रखनी है, उसका एम, किसके बीच में हुई। सारी ट्रीटीज अभी तक हमने जो पढ़ी यूएसएस और यूएसएसआर के बीच में हुई, और कब हुई उसकी डेट, बस इतना याद रखो, काफी है। अब ये कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर कि पहले कौन सा फिर कौन सा। सबसे आपको याद है, सबसे पुरानी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद यू वी मैंने ऐसे याद किया था, तो यू आती है हमारी यूट्रिस्ट, और फिर आएगी हमारी वर्सलीज, और फिर चार्टर हुआ था यूएन चार्टर, आपको पता ही है, 1945 में लेटेस्ट वाला है। तो यू वी ABCD जब हम लिखते हैं तो उसमें भी UVWXYZ लिखते हैं, तो इसमें UV ऐसे याद रख लो कि पहले ट्रीटी ऑफ यूट्रिस्ट हुई थी, फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी। सो ये रहा चार्टर ऑफ 1945 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 सबसे पुरानी है, 16 की है। फिर ये ट्रीटी ऑफ यूट्रेज और ये 17 की है, ये 19 की है, 1919 ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, और फिर यूएन की है 1945 की चार्टर ऑफ यूएन, जो 1945 में साइन हुआ था। ये आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन हुई थी, बहुत फेमस ट्रीटी है, ठीक है। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद ये इसी ट्रीटी की वजह से खत्म हुआ था, और इसमें बहुत सारी कंडीशंस वगैरह थी। देन आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो स्टेटमेंट है आपके सामने, अभी आपको एक ही दिख रही होगी, सो ये ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर बताना है कौन सा ट्रू है कौन सी फॉल्स है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है।
तो क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी मुद्दे होते हैं पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड, जितने मुद्दे होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको क्या 2/3 मेजोरिटी से सॉल्व किया जाता है बाय 5 परमानेंट मेंबर्स, इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स। ये जो 5 परमानेंट मेंबर है जिसके पास वीटो पावर है, यूएस, यूके वगैरह, और उसके अलावा 2/3 मेजोरिटी और चाहिए अगर आपको किसी मुद्दे पे कुछ डिसीजन करना है। कौन से मुद्दों पे? पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दों पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ऐसा होता है क्या? तो यस, डेफिनेटली यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन आपके बात करें तो क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबको इक्वल एडुकेट मैनर में सबको रिप्रेजेंटेशन मिला है? तो ऐसा तो नहीं है। अगर आपको पता हो कि 5 ही मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, उनके पास वीटो पावर है और वो अपना हमेशा अपना इंटरेस्ट पहले देखते हैं, तो सारे कंट्रीज, सारे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को इक्वल या एडुकेट रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। आपको पता भी है इसको P5 भी बोलते हैं इन कंट्रीज को, परमानेंट 5, जिसमें आपको पता ही है यूएस है, यूके है, रशिया है और चाइना है और फ्रांस है। ठीक है, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पे कि पहली कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो इन्वायरमेंट पे हुई थी। आपको पता है 1972 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड। तो सिस्टम थ्योरी में कौन कौन से थिंकर्स हैं वो आपको बताना है। तो पहले ये तो पता हो कि सिस्टम थ्योरी होती क्या है। सिस्टम थ्योरी मतलब आईआर की सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, एज अ होल। इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारे स्टेट होते हैं। ये एक सर्कल एक्स्ट्रा बन गया, मान लो इसको फिर से बताती हूँ, रुक जाओ। ओके, सो ये जैसे मान लो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। और ये इसके अंदर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं और ये स्टेट आपस में एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। ये इंडिविजुअल कोई स्टेट नहीं है। यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल स्टेट अगर रह रहा है तो वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा सिस्टम थ्योरी कहती है आईआर के कॉन्टेक्स्ट में कि इंटरनेशनल लेवल में सब एक सिस्टम का पार्ट होते हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। 2 पॉइंट्स है, एक तो इंटरैक्शन वाला पॉइंट और एक इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, ठीक है। एक तो होता है निर्भर होना, एक तरफा निर्भर होना नहीं। एक इंटरडिपेंडेंस होता है कि दोनों तरफा निर्भर है। अगर मेरे से कुछ इसको फायदा होगा तो सामने वाले को भी मेरे से कुछ फायदा होगा। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है बेसिकली, और हम एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। और इसके अलावा जिसमें आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पावर, सॉरी, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आप सबने पढ़ी है। डिपेंडेंसी थ्योरी आप पढ़ते हो। तो ये जो सारी थ्योरी आप पढ़ते हो ये किसका पार्ट है? ये सिस्टम थ्योरी का ही पार्ट है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी, वॉलरस्टीन और एजी फ्रैंक, ये सब, मॉर्टन कापलान, ये सारी किसकी थ्योरी है? बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। तो ये सब किस में आती है? सेमीफेरी, पेरीफेरी, ये जितने भी आप थ्योरीज पढ़ते हो ये सारी सिस्टम थ्योरी का पार्ट होती हैं। अब इसमें मॉर्टन कापलान ऑब्वियसली है, केनेथ बॉल्डिंग है, कार्ल ड्यूश भी इसका ही सिस्टम थ्योरी के ही प्रोपोनेंट है, C.W. मैनिंग इसका पार्ट नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम नोट कर लेना, केनेथ वॉल्ट्ज। तो ये सारे सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम थ्योरी क्या है वो मैंने आपको समझा दिया और इसके थिंकर्स जो है वो भी आपको पता चल गए। बाकी डिपेंडेंसी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक क्वेश्चन में करना पॉसिबल नहीं है, अगर और कोई क्वेश्चन आएगा इसमें तब करेंगे। तो फिर बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैंस जे मॉर्गन थ्योरी ऑफ रियलिज्म। बहुत बारी ये क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, ठीक है। और हमने 6 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बोला था अलग से वीडियो में करा भी रखे हैं कि हैंस मॉर्गन थ्योरी के 6 प्रिंसिपल्स है रियलिज्म के, इसमें से कौन सा उनका प्रिंसिपल नहीं है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स गवर्न बाय यूनिवर्सल मोरल लॉज, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, लॉज। तो ये तो गलत है कि पॉलिटिक्स मॉरल लॉ से कंसर्न होती है, नहीं, बल्कि जे टिकनर जो थी उन्होंने भी इस बेसिस पे उनको क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने पॉलिटिक्स और मोरालिटी को अलग अलग रखा था, ठीक है। तो ये तो वो पॉइंट गलत है। देन पॉलिटिक्स इज रूटेड ह्यूमन नेचर, यस, जो वो ऑब्जेक्टिव लॉज की बात करते हैं जो मैंने बताया था। फिर नेशनल इंटरेस्ट वो पावर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, जिसमें वो कंपटीशन की बात करते हैं, लेकिन टिकनर कॉपरेशन की बात करती हैं। फिर पॉलिटिक्स इज एन ऑटोनॉमस स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, ये भी उनका 6 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है। तो 6 प्रिंसिपल तो आपको रटे हुए होने चाहिए। ये तो हमें ग्रेजुएशन में जब हम थे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जब मैं कर रही थी तभी हमारे टीचर ने हमें रटवा दिए थे। तो आपको भी सिर्फ रट लेना, ठीक है, और उसको अब आपको रटने वाला नहीं, थोड़ा समझ भी लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नॉट पूछा था तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये 6 प्रिंसिपल्स यहाँ पे है। इनकी बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, बहुत बारी PYQ में पूछी गई है
ये बुक का नाम बहुत बारी आया है तो आपको याद रखना है। 1948 में जब हम आज़ाद हुए, 1947 में हमें आज़ादी मिली, उसके अगले साल ही ये मॉर्गनथॉन ने बुक लिखी है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये भी इसका सब टाइटल भी याद रखना कि पीस एंड पावर है या पावर एंड पीस है, तो पहले पावर आएगा फिर पीस आएगा। यह एक क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैंने बता दिया। फिर इसके बाद पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज इनहेरिट इन ह्यूमन नेचर। फिर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, सेंट्रलिटी ऑफ पावर। पॉलिटिक्स किसके बारे में है? पावर के बारे में। ऑब्जेक्टिव लॉज से गवर्न होती है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है बेसिकली, ये कहने का मतलब है। फिर इंटरेस्ट जो है वो जो इंटरेस्ट का, जो नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मॉर्गनथॉन ने दिया है कि जो इंटरेस्ट है वो पावर के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है और ये यूनिवर्सली वैलिड होता है कि हर जगह आप किसी भी देश में किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो पावर के बेस पे ही होगा। जैसे कि आपका इस क्वेश्चन पे इसमें भी था ये कि नेशनल इंटरेस्ट जो है हमेशा पावर के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स है वो एक एक प्रिंसिपल 3-4 तरीके से लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे कुछ और लिखा है वहाँ पे कुछ और लिखा है, मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है बहुत सारी जगहों पे। फिर पॉलिटिकल रियलिज्म जो है इज अवेयर ऑफ द मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। फिर मोरालिटी की यहाँ पे वो बात करते हैं, पॉलिटिक्स और मोरालिटी को अलग रखते हैं। फिर पॉलिटिकल रियलिज्म में बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल रियलिज्म है, क्योंकि रियलिज्म के थिंकर है, refuses to identify the moral aspirations of a particular nation with the moral principles that governs the universe। बेसिकली ये बोल रहे हैं सिंपल सी बात कि यूनिवर्सल मॉरल लॉज नहीं होते, ठीक है, जो हर जगह मोरालिटी पे डिफाइंड होते, यूनिवर्सल मोरल लॉज नहीं होता। जो लॉज है वो वैरी करते हैं। कौन से लॉज? मॉरल लॉज वैरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, कंटेक्स्ट टू कंट्रेस्ट। तो कोई एक मॉरल लॉ नहीं बोल सकते कि ये लॉ है, ये मॉरल है, ये नैतिकता है और ये पूरे सारे देश, सारे वर्ल्ड पे अप्लाई होगा, तो ऐसा कोई लॉ नहीं होता अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, अकॉर्डिंग टू हैंस टी मॉर्गन। तो देन पॉलिसी मस्ट कम आउट ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। कोई भी जब आप पॉलिसी बनाते हो तो उसमें आपको पावर का एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिसी बनाते टाइम, पावर एनालिसिस एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। और जो मॉर्गनथॉन के 6 प्रिंसिपल बताए वो अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेटमेंट के थ्रू लगेंगे, तो वो कर लेना, या फिर मैंने यही 6 प्रिंसिपल एक अलग लैंग्वेज में अपनी ग्लोबल पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट में भी बताए हैं, वो भी कर सकते हो। वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स, ये भी आप एक पेज पे लिख लो, सारे 14 पॉइंट्स कभी भी आ सकते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है कि वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स में रिगार्डिंग न्यू अप्रोच टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो क्या वुड्रो विल्सन ने इकोनॉमिक बैरियर्स की बात की थी कि हमें ट्रेड जो है, ट्रेड पे इकोनॉमिक बैरियर्स लगाने चाहिए, आर्थिक आर्थिक क्या बोलेंगे बैरियर को, कुछ बोल सकते हैं, मतलब पाबंदी टाइप समथिंग, ठीक है, इतना मेरा हिंदी अच्छा नहीं है तो आप समझ गए होंगे। इकोनॉमिक बैरियर्स जो है वो, उसकी बात ऐसा कुछ नहीं था 14 पॉइंट्स में, ये पॉइंट नहीं था। पॉलिश जो स्टेट है इज नॉट गिवन फ्री एक्सेस टू सी, तो ये सी से रिलेटेड भी कोई पॉइंट नहीं था कि हाँ हमें सी को इक्वल एक्सेस देना है, फ्री एक्सेस नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं था। देन ओपन कॉमिनेंट्स ऑफ पीस होंगे ओपनली अराइव्ड एट। ये एक कॉमिनेंट्स जो होते हैं, कॉमिनेंट सबको पता है, बेसिकली एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ओपन कॉमिनेंट्स होंगे और हमेशा कोई भी जो डिसीजन लेना होगा उस पर कॉमिनेंट्स बनाए जाएंगे, एग्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद एक फ्री, ओपन माइंडेड और इम्पार्शियल एडजस्टमेंट होगा ऑफ ऑल कॉलोनियल क्लेम्स। जितने भी आपने कॉलोनियल क्लेम्स करे हैं कि हाँ ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरे मेरे जुरिडिक्शन के अंडर आते हैं, तो ये इस पे आपको फ्री, ओपन माइंडेड और इम्पार्शियल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सी और डी सही है, ए और बी गलत है, जो कि हमारा थर्ड आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में। एक बारी हम 14 के 14 पॉइंट्स एक बारी पढ़ लेते हैं, सिर्फ जितने याद रहेगा अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक ओपन डिप्लोमेसी हो, बिना किसी सीक्रेट ट्रीटीज के, कोई सीक्रेट ट्रीटी नहीं होंगी, ओपन डिप्लोमेसी होगी, पहला पॉइंट ये कहता है वुड्रो विल्सन का। दूसरा कहता है कि इकोनॉमिक फ्री ट्रेड होगा ऑन द सीज ड्यूरिंग वॉर एंड पीस। वहां पे क्या लिखा था, जो फर्स्ट ऑप्शन हमने गलत किया कि इकोनॉमिक बैरियर्स इंपोज करने हैं, नहीं, इकोनॉमिक बैरियर्स नहीं थे, यहाँ पे फ्री ट्रेड की बात की गई थी। वहां पे मतलब इसका उल्टा बात की गई कि बैरियर्स लगा दो, रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, नहीं, इन्होंने बोला ट्रेड को फ्री कर दो, बैरियर लेस कर दो, ना कि बैरियर के साथ। तो ये ट्रेड, फ्री ट्रेड की बात की कि आप सीज में और वॉर के टाइम पे या पीस के टाइम पे वो सी में आप फ्री ट्रेड ही रखोगे, चाहे लड़ाइयाँ हो रही हो तब भी आपको फ्री ट्रेड ही करना है। देन इक्वल ट्रेड कंडीशंस होंगी, ठीक है, तो ट्रेड कंडीशन जो उनकी है सामने वालों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, या कॉम्प्रोमाइज तो नहीं, वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, नेगोशिएट करना है बेसिकली, ठीक है, इक्वल टर्म्स पे रहना है। देन डिक्रीज आर्मामेंट्स अमंग ऑल नेशंस, सारे जितने भी नेशंस हैं आपको अपने आर्मामेंट्स, अपने वेपन्स को कम करना है।
फिर कॉलोनियल क्लेम्स को आपको एडजस्ट करते हुए चलना है कि ज़्यादा कभी डोमिनेट नहीं होना कि ये मेरी कॉलोनी है और आप लड़ने लग जाओ। फिर इवैक्यूएशन होना चाहिए सारी सेंट्रल पावर्स का फ्रॉम रशिया। रशिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल पावर्स अपना डोमिनेशन बनाए रखी हैं, ठीक है, तो वहां से सबको बाहर निकालो, इवैक्यूएट करो एंड अलाउ इट टू डिफाइन इट्स ओन इंडिपेंडेंस, और रशिया को अपनी खुद की इंडिपेंडेंस जाहिर करने का मौका दो। देन बेल्जियम टू बी इवैक्यूएटेड एंड रिस्टोर्ड, और इन्होंने ये भी बोला कि बेल्जियम को भी इवैक्यूएट करना है, रिस्टोर करना है। रिटर्न ऑफ एल्सेस लॉरेन रीजन एंड ऑल फ्रेंच टेरिटरीज, जितनी भी ये जो रीजन है और जितनी भी फ्रेंच टेरिटरीज वॉर के टाइम पे एक्वायर की गई हैं उसको वापस करो, ठीक है। और जो बेल्जियम को भी हथिया लिया गया था उसको भी रिस्टोर करो, और वहां से भी जितनी भी फोर्सेस हैं या मिलिट्री फोर्सेस या आइडियोलॉजिकल फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय की गई थी उसको भी वहां से बाहर निकालो। ये कौन से वॉर की मैं बात कर रही हूँ आप सबको पता ही होगा, मैं अच्छा हूँ मैंने बताना भूल गई, वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रही हूँ 1918 की, ठीक है। तो 1918 में 8 जनवरी 1918 को ये प्रिंसिपल्स वुडरो विल्सन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम में, कांग्रेस सिस्टम में थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज को एक्वायर किया था, हार गए थी कंट्रीज, रशिया था, बेल्जियम, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ा था। तो यहाँ ये कंडीशंस रखी गई थी वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, एक तरीके का ये क्या है, पीस नेगोशिएशन था, ठीक है, कि कैसे हम शांति ला सकते हैं। देन रीएडजस्ट इटालियन बॉर्डर्स को रीएडजस्ट करने की बात की गई। ऑस्ट्रिया हंगरी जो था उसको अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की, कि वो अपनी कंट्री खुद से स्वयं चला सकता है, खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी को भी फ्री किया गया। देन बॉर्डर्स बनाए बाल्कन रीजन के, क्रिएटिंग रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, इन सब के जो बॉर्डर्स है उनको वापस से रिक्रिएट रीड्रॉ किया जाए। इसके अलावा आपका क्रिएशन ऑफ टर्किश स्टेट, एक तुर्किश या टर्किश स्टेट हो जिसके पास फ्री ट्रेड की गारंटी हो इन रेंडरनेल्स। देन इंडिपेंडेंट पॉलिश स्टेट हो, और एक क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीग ऑफ नेशन की भी शुरुआत 14 पॉइंट प्रिंसिपल्स वुडरो विल्सन ने बोला था कि एक लीग ऑफ नेशन बनाएंगे ताकि दोबारा ऐसा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन हार गई थी, दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर 1945 में हमें पता ही है यूएन बनाना पड़ा लीग ऑफ नेशंस के बाद। ग्लासनोस्ट पॉलिसी मिखाइल गोर्बाचेव की, मिखाइल गोर्बाचेव ने वैसे 3 पॉलिसीज दी थी ओपन डोर पॉलिसी के तहत, ठीक है, और इसमें से एक ग्लासनोस्ट पॉलिसी भी थी। इसके अलावा एक पेरिस्टोरिका भी थी, आपको पता होगा पेरिस्टोरिका, और एक और थर्ड पॉलिसी भी थी जिसका जिक्र बहुत कम जगह पे होता है। हमने एनसीईआरटी 12th की बुक में ये थर्ड पॉलिसी लिखी हुई है कहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर दो ज़्यादातर जो फेमस है वो ग्लासनोस्ट और पेरिस्टोरिका ही है। और ग्लासनोस्ट को अगर हम बोले तो ओपन डोर पॉलिसी या ओपननेस की पॉलिसी बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी बोल सकते हो, कि लिबरलाइजेशन आया था तो वो। और उसके अलावा लेकिन इन 2-3 पॉलिसीज की वजह से जो मिखाइल गोर्बाचेव ने, बेचारे ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन 1991 में जो सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था वो इन पॉलिसीज जो थी वो भी एक कारण थी उस कोलैप्स का, सोवियत यूनियन के कोलैप्स का। ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, आप पढ़ लेते हैं। और ये आपको पता ही है रशिया के थे कम्युनिस्ट पार्टी में, रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। देन जनरल सेक्रेटरी थे वैसे तो। प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम टू क्रिटिसाइज, तो सबसे इन्होंने खतरनाक काम ये किया जो उनकी गलती भी थी, कि लोगों को फ्रीडम दे दी क्रिटिसाइज करने की, कि जो भी आपको लगता है कि सरकार में गलत हो रहा है, कुछ भी गलत लग रहा है, तो आप क्रिटिसाइज खुलेआम कर सकते हो, ठीक है। तो वो प्रमोट किया उन्होंने, तो ये ऑप्शन सही है, ग्लासनोस्ट पॉलिसी के तहत ऐसा किया उन्होंने। का इंटेंशन तो ऐसा कुछ गलत करने का नहीं था, पॉजिटिव ही था, लेकिन उनपे ही ये भारी पड़ गया बाद में। एंड ऑफ लीडिंग रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो क्या इस पॉलिसी की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई थी? तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि ग्लासनोस्ट पॉलिसी जब आई थी तो जो मीडिया पे जो कंट्रोल था या पब्लिशिंग हाउस पे जो कंट्रोल लगाया जाता था कि आप ये पब्लिश नहीं कर सकते न्यूज़पेपर में, ये इन्फॉर्मेशन नहीं छाप सकते, वो कंट्रोल भी कम कर दिया। अब मीडिया को खुला छोड़ दोगे, कुछ भी बोलोगे भाई, तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलो, तो वो भी एक कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो सी हो गया। देन क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, तो ऐसा भी नहीं था। ग्लासनोस्ट पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं था। तो ए और सी इसका राइट आंसर है। तो ग्लासनोस्ट पॉलिसी जो मैंने आपको बोला ओपननेस पॉलिसी थी, ओपन डोर पॉलिसी आप बोल सकते हो, ये इसलिए शुरुआत की गई थी मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980s में, कि ताकि एक ओपन डिस्कशन हो सके पॉलिटिकल मुद्दों पे, सोशल मुद्दों पे। और सोवियत यूनियन का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सोवियत यूनियन की ये शुरुआत थी डेमोक्रेटाइजेशन होने की, ठीक है, जिसको आप लोकतंत्रीयकरण भी बोल सकते हो, है ना। फिर अल्टीमेटली फंडामेंटल चेंजेस आए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इस पॉलिसी के तहत, और
जो कम्युनिस्ट पार्टी के पास जो पावर थी वो कम हो गई, मल्टीपल कैंडिडेट इलेक्शंस हुए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी फ्रीली क्रिटिसाइज करने लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको क्रिटिसिज्म के लिए प्रमोट किया गया था, मतलब क्रिटिसिज्म प्रमोट किया गया था कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, मीडिया को भी खुला छोड़ दिया कि आप कुछ भी न्यूज और इन्फॉर्मेशन छाप सकते हो। वेरएज जो पेरिस्टोरिका की जो पॉलिसी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी कुछ स्पेलिंग है उसकी, और उसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। तो जब इकोनॉमिक स्टैग्नेंटेशन चल रहा था, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, टू हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी बहुत स्टैग्नेंट हो गई थी, ठीक है, एक ही जगह रुक गई थी, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उसकी पूरे के पूरे सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया गया और उसके लिए जो पॉलिसी आई उसका नाम था पेरिस्टोरिका, जिसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। और किसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया गया सोवियत यूनियन की, इसके तहत। सिर्फ इतना याद रख लो, काफी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द यूएन पीस कीपिंग। सो जो पहला ऑप्शन है कि यूएन जो पीस कीपिंग के ऑपरेशन है वो यूएन चार्टर में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात सही है कि यूएन चार्टर में कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के क्या क्या प्रोविजन है एक्सप्लिसिटली, यानी कि बाहरी तौर पे आपको अलग से नहीं दिखेंगे। हाँ, इंटरनली प्रेजेंट है, एक्सप्लिसिटली नहीं है, इंटरनली यानी कि इम्प्लिसिटली उसमें अलग प्रोविजंस बताए गए हैं, अलग किसी अलग बोल सकते हैं क्या उसको, अलग स्टैट्यूट में, बट चार्टर के अंदर ऐसा अलग से नहीं लिखा हुआ। पीस कीपिंग मिशन की बात है, लेकिन उसमें क्या क्या प्रोविजन है उसकी बात नहीं है। देन इट इज अ सोल मतलब होता है क्या, ओनली प्रेरोगेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, ठीक है। तो क्या पीस कीपिंग मिशन चलाना सिर्फ यूएन सेक्रेटरी जनरल के हाथ में होता है? तो ऐसा नहीं है। देन यहाँ पे बात करें, इट हैज अंडरगॉन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। जब से कोल्ड वॉर का पीरियड खत्म हुआ है 1991 के बाद, ठीक है, तो तब से बहुत सारे पीस कीपिंग मिशन में क्वालिटेटिव चेंजेस भी आए हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस में आए हैं। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पेपर वन में ऑलरेडी पढ़ते ही हो। तो ये ऑप्शन भी सही है कि हाँ ऑब्वियसली आए हैं, चेंजेस हुए हैं। इंडिया और अमेरिका ने क्या इसको ज्वाइंटली स्पॉन्सर किया था? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने ज्वाइंटली स्पॉन्सर नहीं किया था यूएन पीस कीपिंग मिशन को। और यहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल नहीं, यहाँ पे आपका आएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके मेंबर्स डिसाइड करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होता है। तो वो सारे कलेक्टिव एक्शन से रिलेटेड वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल करती है, ना कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो ये इसलिए गलत था। और इंडिया और अमेरिका ने ज्वाइंटली स्पॉन्सर नहीं किया है। हो सकता है कि एक आधा मिशन में इन्होंने साथ में किया भी हो, लेकिन ये पूरे ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि जितने भी आज तक यूएन पीस कीपिंग मिशन चलाए जाते हैं तो इंडिया और अमेरिका उसको ज्वाइंटली स्पॉन्सर करता है। तो ये उस जनरलाइज्ड वे में बात हो रही है, तो ये इसलिए गलत है। फिर ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आप इसमें वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हो। वैसे अगर मैंने बोला ना जो ज्यादातर ट्रिकी होता है, चलो स्टॉकहोम और चिपको का तो आपको, और रियो अर्थ समिट जो हुई थी उसका भी सबको ईयर पता ही होता है। तो ऑब्वियसली लास्ट जो बचेगी 1949 में से इसका तीनों का ईयर नहीं है, तो लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस। और ज्यादातर मैंने आपको एक ट्रिक पिछली बार भी बताई थी कि जो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में सेट होते हैं, बस हमें ईयर को असेंडिंग ऑर्डर पर लगाना होता है। तो ये ऑलरेडी सेट है कि सबसे पहले लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर चिपको मोमेंट हुआ था, और फिर रियो अर्थ समिट हमारी हुई थी। सो ये रहे आपके ईयर 49, 72 ईसी था ये, तो चिपको मोमेंट सबको पता है 73, और रियो समिट अगर हम बात करें तो 1992 रियो दे जनेरियो में जो हुई थी, ब्राजील। नाउ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमने कल भी मिका की तो हमने बात कल भी की थी, आईडीए का भी हमने कल पढ़ा था, आईएफसी भी पढ़ा था। तो ये आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या फंक्शन है, आईएफसी का क्या फंक्शन है, इसका और इसका क्या फंक्शन है। तो एक एक करके अगर हम पढ़े तो पहले आप सबके फंक्शंस पढ़ लो खुद से और खुद आंसर सोच के रखो, फिर मैं बताती हूँ। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम का क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक तो हमने आईसीसी के कंटेक्स्ट में पढ़ा था कि वो एट द लास्ट रिजॉर्ट हम किसी भी एक्शन के लिए या कोर्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उसमें आईसीसी में जाते हैं, तो एट द लास्ट रिजॉर्ट है। और यहाँ पे आईएमएफ अगर बैंकिंग या फाइनेंस से बात करें तो फाइनेंस के टर्म्स में इंटरनेशनल लेवल पे एट द लास्ट रिजॉर्ट जो लेंडर होता है जिससे हम लोन ले सकते हैं वो कौन है, आईएमएफ। तो आईएमएफ क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू कीप डेटर कंट्रीज फ्रॉम कोलैप्सिंग कि जो डेटर कंट्रीज है, डेटर मतलब कौन, जिसने उधार लिए, जो जिन कंट्रीज ने उधार लिया है वो कहीं कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए वो आखिरी टाइम पे दूसरों का उधार चुकाने के लिए आईएमएफ से उधार ले सकती है। देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ए का हो गया हमारा 2। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या काम करती है, लोन देती है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो बी का हो गया 1।
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन है तो आप याद रखो कि प्राइवेट लोन्स देगी, बेसिकली प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लोन देगी, IFC सॉरी। फिर आईडीए की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देती है पुअर कंट्रीज को। तो डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो डेवलपमेंट किसकी होगी, डेवलपमेंट उसी की होगी जो गरीब होंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसा एसोसिएशन है, उसी की डेवलपमेंट कर रहा है जो गरीब है, और गरीब है तो गरीब को तो फ्री लोन देना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दें। क्योंकि अगर आप लोन भी इंटरेस्ट के साथ दोगे, इतना सारा इंटरेस्ट 10%, 12%, 14%, 18% इंटरेस्ट लगा दोगे, तो वो ऑलरेडी गरीब है, तो वो अपना लोन ही नहीं वापस कर पाएंगे तो इंटरेस्ट कहाँ से करेंगे। इसलिए गरीबों को इंटरेस्ट फ्री लोन देना किसका काम है, आईडीए का। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। और मिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, इसका काम क्या है, encourages the flow of private equity to developing countries। तो जो प्राइवेट इक्विटी है, प्राइवेट शेयर्स हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचाना, गारंटी देना। किसकी गारंटी हम किसको दे रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को गारंटी दे रहे हैं कि हम उसको डेवलप्ड बनाएंगे। अभी ऐसी वाली गारंटी नहीं है, मैं बस ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए कि आप कैसे याद कर सकते हो इस स्टेटमेंट को, कि गारंटी किसको दे रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज को गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको डेवलप बनाएंगे। तो ऐसा करके आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि जो गारंटी है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम करता है, यानी कि गारंटी एजेंसी जो है मिका, वो इसके लिए काम करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये आपका हो गया A2B1C4D3। तो इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लो, वैसे तो मैंने बता दिए फंक्शंस, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करती है और इंटरनेशनल ट्रेड को इंकरेज करती है, पॉवर्टी को कम करती है। तो यहाँ पे देखो ट्रेड वाला पॉइंट भी है, कहीं आप सोचो कि कभी पेपर में आ जाए कि अच्छा ट्रेड है तो WTO ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं। IMF भी इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करते हैं, क्योंकि ट्रेड का कहीं ना कहीं लेना देना किससे है, पैसों से, फंड से, राइट। फिर IFC क्या है, वो लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है। मैंने बोला ना कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं ना। कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं कि हमें कॉर्पोरेट में जाना है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो वैसा आपको याद कर सकते हो ट्रिक के तौर पे। और डेवलपिंग कंट्रीज की जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लोन देना। और ये IFC जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, ये हमने कल वर्ल्ड बैंक पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन आया था, उसकी 4 एजेंसीज मैंने बताई थी, जिसमें से IFC, IDA और मिगा, तीनों ही किसकी एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एजेंसीज हैं। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करती हैं प्राइवेट सेक्टर में, डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें बस एक ही कीवर्ड है, प्राइवेट सेक्टर, डेवलपिंग कंट्रीज, IFC, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, बस इतना याद रखना है। फिर IDA क्या है, IDA जो है वो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, ये भी याद रखना। ठीक है, किसकी एजेंसी है, IDA UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो एफिलिएटेड है बट लीगली एंड फाइनेंशियली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक से एक तरीके से अलग है, एफिलिएटेड है, मैंने आपको बोला क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है IDA, लेकिन ये वैसा वाला पार्ट नहीं है जैसे कि मिका है और IFC इसका पार्ट है ना, एकदम कोर पार्ट। तो वैसे उसका पार्ट नहीं है, बस उससे एक एफिलिएशन है, एक होता है उसका मेंबर होना, एक होता है उससे एफिलिएशन होना कि आप इससे एफिलिएशन रखते हो, इससे जुड़े हुए हो। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि IDA क्या है, तो वो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और क्या उसका वर्ल्ड बैंक से कुछ लेना देना है, तो यस, वो इससे एफिलिएटेड है वर्ल्ड बैंक ग्रुप से, यानी कि जिसको हम वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम जिसको हम बोलते हैं IBRD, उससे एफिलिएटेड है, लेकिन ये लीगली और फाइनेंशियली इससे अलग है वर्ल्ड बैंक से। आई होप समझ आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। 1960 में IDA एस्टैब्लिश हुआ, तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता था, लोन्स देता था फ्लेक्सिबल टर्म्स पे, वर्ल्ड बैंक देन दोस्त ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो मैंने बोला ना कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट किसकी, पुअर कंट्रीज के डेवलपमेंट। कौन सा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जिसकी हमने अभी बात की। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर्स है। और IDA के जो मेंबर है वो मेंबर होने चाहिए बैंक के, किसी कौन से बैंक, वर्ल्ड बैंक के मेंबर होते हैं IDA के मेंबर, क्योंकि IDA क्या है, IDA UN की एजेंसी है, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स होंगे, इसके वो वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको याद रखना। फिर मिका में जैसे आपको मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी लिखा होगा, तो मैंने कहा, आपने कहा मैम आई भी तो लिखा है आपने, तो आई से इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो आधा शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। किसको गारंटी दी है इसने, डेवलपिंग कंट्रीज को गारंटी दी है, बाय ऑफरिंग कैसे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क इंश्योरेंस। तो इसका काम क्या है, पॉलिटिकल इंश्योरेंस, इकोनॉमिक रिस्क इंश्योरेंस देना डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। अब ये कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स है जो आपको क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। तो अगर हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, अपने हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर
वन के बाद ही हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। 1919 में इंडिया में क्या सबसे बड़ा कांड हुआ? जलियांवाला बाग, तो वो भी याद रखना। बोल्शेविक कहाँ है? 1917 में। तो ये 17 में हुआ था या 19 में हुआ था? मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि 17 इस खतरा, बोल्शेविक रेवोल्यूशन में खतरा हुआ, और वर्सलीज 2 साल बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन, देन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, देन आपका लेनिन का सोशलिज्म, जो लेनिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आता है सोशलिज्म का, वो हुआ 1924 में आई गेस। देन नाजी जर्मनी आया था, वो उसके बाद ही आया था, लेनिन के बाद। वो नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था। अब इसका डेट अभी मुझे याद नहीं है, अभी इसको हम एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। तो अगर इसका हम देखें तो इसका होना चाहिए ABC, यानी कि हमारा ये पॉइंट। ठीक है, अब आंसर एक बार देख लेते हैं। हाँ, यही आंसर है। और बोल्शेविक ये में सही है। हाँ, ये इसका है 1939। ठीक है, और इसका लेनिन का 1924, तो डी पहले होगा यहाँ पे। तो लेनिन का सोशलिज्म इन वन कंट्री, अगर पूछा जाए कि सोशलिज्म इन वन कंट्री किसका स्लोगन है, किसने बोला था, तो लेनिन ने बोला था। ये भी याद रखो, सिर्फ ईयर नहीं, सिर्फ लेनिन का ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। नाजी जर्मनी का सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट 1939 में हुआ था। इसको ऐसे याद रख सकते कि एक तरफ ये पैक्ट साइन हो रहा था और एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, जो कि शुरू हुआ आपको भी पता है 1939 से 1945 तक चला था। अब आ जाते हैं 2022 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पे। 2021 के हमने सारे क्वेश्चन पेपर खत्म कर लिया है। 2022 में आपका जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाना था। कन्वेंशन ऑन राइट्स, जितनी भी अभी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कन्वेंशन हुई हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगाना था। सबको पता है UDHR हमारा 1948 में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएगा UDHR। फिर इसके बाद हमारी अगर बात करें तो हमने यूनिवर्सल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात कर ली, उसके बाद हम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे। ये मैंने कहानी की तरह बनाया था, इसका मुझे ईयर अभी एज सच याद नहीं है। देन हमने जब यूनिवर्सल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात करी, उसके बाद सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करी, फिर उसके बाद फिर से ह्यूमन राइट्स की बात करी। तो ऐसा आएगा HR, फिर आएंगे हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, फिर से HR। तो एक HR हमारा था यूनिवर्सल लेवल पे HR, पूरे पूरे विश्व के ह्यूमन राइट्स की बात कर ली, तो पूरे सबके पॉलिटिकल और सिविल राइट्स की बात कर ली। फिर अमेरिका का HR आएगा, तो पहले सबसे पूरे विश्व का आएगा, फिर अमेरिका का आएगा। तो HR और बीच में CNP। फिर लास्ट में जो हमारा बचा कि जब सब कुछ हो गया तो फिर हमने आखिरी में वुमेन्स की बात करी, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के साथ हो रहा है उस पर कन्वेंशन हुई, तो वुमेन को हमने आखिरी में रखा, पहले सारे ह्यूमन राइट्स की बात करी। तो ये ऐसे हमने एक स्टोरी बना ली और स्टोरी से हमें क्रोनोलॉजी याद हो गई। अब डेट याद रखनी है तो डेट आपको यहाँ पे दिखी जाएंगी, जैसे UDHR 1948 में आया, फिर उसके बाद सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976, फिर 76 के 2 साल बाद 78 में अमेरिका की कन्वेंशन हुई ह्यूमन राइट्स पे, और फिर उसके जस्ट 1 साल बाद पास की डेट्स हैं ये 76, 78, 79, फिर कन्वेंशन हुई वुमेन की। तो अगले साल जब अमेरिका में कन्वेंशन हुई उसी के अगले साल वुमेन वाली कन्वेंशन हुई। ऐसे याद कर सकते हो, डेट्स वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। अब अरब स्प्रिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था वो कहाँ हुआ? ये हुआ था हमारा तुनिशिया में। तो अरब स्प्रिंग क्या था? वैसे तो अब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयर ही चांसेस है दोबारा ऐसा कुछ पूछे, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं अपने कॉमन सेंस के लिए या जीके के लिए। कि एक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट था, मतलब डेमोक्रेसी के हित में ये प्रोटेस्ट था, और एक अपराइजिंग थी, एक रेवोल्यूशन था जो कि मिडल ईस्ट में हुआ था और नॉर्थ अफ्रीका में हुआ था। जो ये शुरू कब हुआ? 2010 और 2011 में ये अरब स्प्रिंग जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ था। कहाँ? मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में। चैलेंजिंग सम ऑफ द, किसके लिए? डेमोक्रेसी लाने के लिए, डेमोक्रेसी के हित में। और इसमें कुछ हमने अथॉरिटेरियन जो रिजीम्स थी या रिजाइम थी उसको चैलेंज किया था इन्होंने। ये जो एक वेव आई थी अरब स्प्रिंग की, वो शुरू हुई तुनिशिया और इजिप्ट में। ठीक है, तुनिशिया और इजिप्ट में क्या हुआ था कि जो वहाँ की सरकार थी वो पूरी तरीके से गिर गई थी, टॉपल डाउन हो गई थी, मतलब उलट पुलट हो गई थी वहाँ की सरकार। और वहाँ पे जो क्या हुआ था, एक क्विक सक्सेशन हुआ था कि मतलब जैसे एक लीडर गया और एक लीडर अचानक से दूसरा नया लीडर आ गया, मतलब उसको पावर का ओवरथ्रो हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे जैसे मान लो राजा बैठा उसको गिरा दिया और उसकी जगह एक दूसरा लीडर बैठ गया, तो ये चीज हुई थी। और बाकी अरब कंट्रीज में भी ऐसा देखने को मिला इस प्रोटेस्ट के तहत। कौन सा प्रोटेस्ट? अरब स्प्रिंग का प्रोटेस्ट। नॉट एवरी कंट्री सॉ सक्सेस इन द प्रोटेस्ट मूवमेंट, हर कंट्री में तो सक्सेस नहीं मिली मिडल ईस्ट के या नॉर्थ अफ्रीका के, बट इसमें अलग अलग पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस होती है हमारी कंप्लेंट, उसको एक्सप्रेस किया गया कि हमें क्या क्या कंप्लेंट है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमको अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं चाहिए, वायलेंट क्रैकडाउन्स बाय द कंट्री सिक्योरिटी फोर्सेस,
और उन्होंने इसके खिलाफ भी कंप्लेंट की कि आप हमेशा ज़्यादातर जो कंट्री में सिक्योरिटी फोर्सेज है वो बहुत वायलेंट बिहेव करती हैं उनके खुद के सिटीजन्स के साथ। अब नाउ वेरी फेमस बुक्स आई वुड से एंड उसके राइटर्स, ठीक है, कुछ सारी बुक्स देखी हुई होंगी आपने। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था, बताया भी था, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किसकी है, आपके जॉन मेयर शाइमर की। पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस किसका बताया था मैंने, जिसमें 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म दिए थे, मॉर्गनथॉ का। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगेन केनेथ वॉल्ट्ज, जो कि नियो रियलिज्म में मैंने पढ़ाए थे। और फ्रॉम वेल्थ टू पावर आपकी फरीद जकारिया की है, इनका पूरा नाम फरीद जकारिया है और इनकी बुक का नाम है फ्रॉम वेल्थ टू पावर। तो ये काफी फेमस बुक है, इसके लिए कोई ऐसा ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन ब्रेक्सिट पे कल भी आया था, राइट? तो आपको बताना है कि ब्रेक्सिट जो था उसमें यूके ने कब वोट किया ब्रेक्सिट के लिए कि हाँ भाई अब मुझे अलग होना है, और मैंने आपको कल भी बताया था। तो फाइनल एग्जिट तो 2020 में हो ही गया था खत्म। अब कब हुआ था, शुरुआत हुई थी हमारी यहाँ से, यूके ने जब वोट किया ब्रेक्सिट में वो था 2016। और ये आपको पिछले क्वेश्चन का मैंने ये बता दिया। अच्छा, इसमें जो केनेथ वॉल्ट्ज के साथ जो को ऑथर थे वो हेडली बुल और हर्बर्ट बटरफील्ड भी थे। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, ज्यादातर हम सिर्फ केनेथ वॉल्ट्ज याद करते हैं। तो हेडली बुल और हर्बर्ट बटरफील्ड भी को ऑथर थे केनेथ वॉल्ट्ज के साथ इस बुक में, ठीक है। और फ्रॉम वेल्थ टू पावर का फुल नाम क्या है, द अनयूजुअल ओरिजिन्स ऑफ अमेरिकाज वर्ल्ड रूल। तो कभी अगर ये ना आए, सिर्फ उसका सब टाइटल आ जाए, तब भी याद रखना कि ये फरीद जकारिया का है, द अनयूजुअल ओरिजिन्स ऑफ अमेरिकाज वर्ल्ड रूल। तो ये आपको ब्रेक्सिट वाले क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट। किससे एग्जिट? ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से, सिंपल। और 23 जून 2016 को यूके ने एक रेफरेंडम पे साइन किया और बोला कि हमें ईयू की मेंबरशिप से हटना है। और द क्वेश्चन फेसिंग वोटर्स वाज शुड द यूके रिमेन अ मेंबर ऑफ ईयू और लीव द ईयू। तो जो यूके में ये बात चली थी, वोटिंग हुई कि क्या हमें ईयू का मेंबर बने रहना चाहिए या ईयू का मेंबर हट जाना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने कल बात भी की थी ब्रेक्सिट पे, काफी 2-4 मिनट मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया भी था। तो 51.89% जो वोटर्स थे उन्होंने बोला कि हाँ ईयू को छोड़ देना चाहिए, और ईयू फिर चला गया 2020 में। ईयू ने फाइनल एग्जिट लिया। 2016 से शुरू हुई ये कॉन्वर्सेशन और 2020 में फाइनल एग्जिट हो गया 31 जनवरी को, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फेवर में वोट हुआ था, ज्यादा मार्जिन नहीं, देखो बहुत कम मार्जिन से वो हो सकता है ये मैनिपुलेट भी किया गया हो कुछ वोटर्स को। तो 51% से ही ईयू का एग्जिट हुआ है। देन यूएनओ ने इंटरनेशनल योगा डे बनाया थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ 131। अब ये यूएन का जो है अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं, उनके अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पे आईपीसी की धारा है वगैरह, ऐसा कुछ अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स में होता है, वैसे वहाँ पे इस फॉर्मेट में रेजोल्यूशन के नंबरिंग की जाती है। तो इंटरनेशनल योगा डे, पहले तो आप क्वेश्चन में ये एक और क्वेश्चन है जो अगली बार आ भी सकता है कि इंटरनेशनल योगा डे यूएन ने प्रोक्लेम किया था, तो उसका रेजोल्यूशन नंबर क्या था? तो 69-131 था। और कौन से ईयर में उसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल योगा डे को? जब हमारी मोदी सरकार आई थी, यानी कि 2014 में इंटरनेशनल योगा डे, ऐसे याद कर सकते हो। सो ये हो गया। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जेंडर इन आईआर यानी कि जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस बुक किसकी है? तो एन टिकनर की है, एन जे टिकनर, जिन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे फेमिनिज्म प्रिंसिपल, फेमिनिस्ट रियलिज्म के प्रिंसिपल, सॉरी, ठीक है। तो एन टिकनर 1992 की ये बुक है आपकी। अभी कुछ फिर से प्रोटोकॉल्स और सबमिट्स दे रखे हैं जो आप ऑब्वियसली पेपर 1 में भी पढ़ते हो, तो आपको बताना है कि इसका क्रोनोलॉजी क्या होगा। अब क्योटो प्रोटोकॉल है, यूडीएचआर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 1948, सॉरी। फिर रियो दे जेनेरो की हमने समिट पढ़ी थी, रियो समिट 1992 में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है 1997 में हुई थी, तो ये पहले हुई, ये सबसे पहले यूडीएचआर हो गया, ये 1992। इसका थोड़ा सा डाउटफुल है कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कब हुई है। सो इसको हम ऐसे क्रोनोलॉजी में लगा सकते हैं क्योंकि ये फेमस डेट्स हैं, इनकी 3-4 डेट्स तो हमें याद रहती हैं। तो इससे भी आप आंसर वैसे निकाल सकते हो अगर एक ना भी पता हो। तो 1966 में है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? डी, यूडीएचआर। उसके बाद क्या आएगा हमारा? बी, ये हुआ हमारे से सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स वाली हुई थी 66 में। दे मतलब आप बात सकते हो कि 2 छक्के मारे हमने, सोशल और कल्चरल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स, हम तीनों चीजें ले आए 2 छक्के मार के। देन आपका इन्वायरमेंट जो समिट हुई थी, रियो समिट 1992 और समिट, और लास्ट में क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा।
अब आपको बताना है व्हाट इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन कौन से सही हैं, दो कोई सही है दो गलत है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर जो है बाइपोलर वर्ल्ड के बीच में होता है, तो यस बाइपोलर क्या होता है, दो पर्सन जब इन्वॉल्व होता है तो बाय। यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, दो ही थे और तीसरा तो कोई था नहीं कोल्ड वॉर में, तो ये हो गया हमारा सही। बर्लिन क्राइसिस तो 55 में नहीं हुए थे, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में सही है एकदम। मार्शल प्लान ऑब्वियसली यहाँ पे यूएसएसआर भी लिखा होता तब भी हम एक बारी को सोच सकते थे, अच्छा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जापान तो कोई दूर दूर तक नहीं था, ये यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे उस टाइम पे, ट्रूमैन प्रेसिडेंट, उन्होंने मार्शल प्लान चलाया था कि यूरोप में जो पोस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी वॉर के बाद की, वहां पे इकोनॉमिक को रिस्टोर करने के लिए चलाया गया था ये, ठीक है। बाकी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, जिसमें फिदल कास्ट्रो वगैरह थे और छोटा सा आइलैंड था क्यूबा, वहां पे मिसाइल्स तैनात कर दी गई थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोल्ड वॉर जो है दो ब्लॉक्स के बीच में होता है, यूएसएस और यूएसएसआर। बर्लिन क्राइसिस 1961 का है, और बर्लिन क्राइसिस के जस्ट बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हो गया था। ये भी एक कोल्ड वॉर का ही पार्ट था, बर्लिन क्राइसिस भी, जिसमें सोवियत यूनियन और यूएसए जो था वो कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ द डिवाइडेड जर्मनी सिटी ऑफ बर्लिन, जो बर्लिन है, जो जर्मन की एक शहर है बर्लिन, उसको कौन लेगा, ईस्ट बर्लिन किसके पास जाएगा, वेस्ट बर्लिन किसके पास जाएगा, उसको लेके जो टकराव हुआ था कि ये वो कह रहा था बर्लिन मेरा है ये वाला हिस्सा, वो कह रहा था बर्लिन ये वाला हिस्सा मेरा है, तो इसके बीच में यूएसएसआर और यूएसएसआर के बीच में टसल चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उसको हम बोलते हैं बर्लिन क्राइसिस, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि बर्लिन वॉल भी गिराई गई थी, ठीक है। और बर्लिन वॉल बाद में फॉल करवाई गई लास्ट में, लेकिन जब 1991 के बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ और कोल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन उस टाइम ये बर्लिन क्राइसिस की वजह से बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट हुई थी 1961 में। फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, ये भी यूएसएसआर और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर का ही पार्ट है, तो और इसमें न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट था कि बस न्यूक्लियर वॉर होने ही वाला था, लेकिन हमने सही टाइम पे बैक पीछे हो गए और कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। देन मार्शल प्लान आपको पता है, रिकवरी एक्ट ऑफ 1948, प्रेसिडेंट ट्रूमैन, उस टाइम पे एक बंदा था जॉर्ज मार्शल, ठीक है। तो जॉर्ज मार्शल जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एसओएस थे, तो इनके नाम पे मार्शल प्लान रखा गया था, जिन्होंने 1947 में ये बोला था कि यूएस को इकोनॉमिक हेल्प देनी चाहिए, किसको, पोस्ट वॉर यूरोप को, जो वॉर खत्म होने के बाद का जो यूरोप है, जिनको बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा, तो उसको इकोनॉमिक हेल्प देने चाहिए, हमें उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, ऐसा जॉर्ज मार्शल जो एसओएस थे वहां के, उन्होंने 1947 में ऐसा बोला था। तो इन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने मार्शल प्लान लॉन्च किया 1948 में, और एक इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट साइन किया गया। अब इसके पीछे एक षड्यंत्र ये भी था कि अगर हम देखो किसी को इकोनॉमिक हेल्प देते हैं तो वो हमारा लॉयल बन जाता है, कि ठीक है हम हमारा कर्जदार बन जाता है, कि ठीक है इसने बुरे वक्त में हमारी हेल्प करी, तो जो हम उसकी बुरे वक्त में हेल्प करेंगे तो वो हमें सपोर्ट भी करेगा आगे चल के। तो यूएसए का यही था कि हम जितना हो सके अपनी जो आइडियोलॉजी है, यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की, वो वहां पे डाल सके, जितने यूरोप की सारी कंट्रीज में सिर्फ यूएस का ही दबदबा हो, उसी की हेजेमनी हो, और रशिया जो है कहीं कंट्रोल ना कर पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सॉफ्ट पावर टर्म है या वर्ड है वो किसने दिया है, बहुत इजी है, जोसेफ नाइन ने सॉफ्ट पावर का टर्म दिया था। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जब आप बिना किसी फोर्स के, बिना किसी कोएशन के, या बिना किसी आप इकोनॉमिक ग्रोथ के ऐसा सामने वाले को अट्रैक्ट कर लो, ठीक है, बिना अपना मिलिट्री पावर शो किए, मतलब अपनी हार्ड पावर नहीं दिखा रहे आप कि मैं देखो मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने सारे वेपन्स है, नहीं, सॉफ्ट पावर यानी कि हमारा कल्चर, फॉर एग्जाम्पल कल्चर इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, या हम किसी चीज से सामने वाली कंट्री को अट्रैक्ट कर लेना बिना फोर्स और कोएशन के, वो होता है सॉफ्ट पावर। तो ये जोसेफ नाइट का ये टर्म जोसेफ नाइन ने दिया था 1980s में। अब बताना इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो डोकलाम जो है ट्रांजंक्शन है, जो भी हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे भी। ईस्टर डे टेरर अटैक श्रीलंका में हुआ था, ये भी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है, और जीसीसी का पार्ट इराक नहीं है, ठीक है, या ईरान है बेसिकली। तो ये हो गया आपका, सॉरी ईरान भी नहीं है, ईरान वो मैंने गलती से बोल दिया, ये आएगा यूएई, हाँ यूएई, कतार, बहरीन, और ये सब जो कंट्रीज हैं वो 7 जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो इसका पार्ट है, ओमान एक्सेट्रा, ठीक है। तो डोकलाम क्या है, डोकलाम एक चाइनीज एरिया है, ऑब्वियसली 100 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में है, इसमें एक प्लेट्यू है, एक वैली है, एट द ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोकलाम कहाँ पे
सिचुएटेड है इंडिया, भूटान और चाइना के बीच का एक ये ट्राई जंक्शन है। और इसमें चुम्बी वैली जो है तिब्बत की, भूटान की हा वैली और इंडिया में सिक्किम, ये तीनों से सराउंडेड है, इसलिए इसको ट्राई जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, ट्राई मतलब तीन, तीन तरीके से ये सराउंडेड है। एक तो तिब्बत यानी कि चाइना से कौन है, चुम्बी वैली, भूटान से भूटान की हा वैली, और इंडिया से सिक्किम, तो ये तीन का ट्राई जंक्शन है। ईस्टर डे टेरर अटैक श्रीलंका में हुआ था 2019 में। 3 चर्चेस थे श्रीलंका के और 3 लग्जरी होटल्स थे कमर्शियल कैपिटल कोलंबो में। श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, वहाँ पे 3 लग्जरी होटल्स और श्रीलंका के 3 चर्चेस। ठीक है, उस टाइम ईस्टर संडे मना रहे थे वो सारे लोग, और वहां पे टारगेट किया गया था, मतलब वेयर टारगेटेड ना सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट आईएस ने, कि जो टेररिस्ट सुसाइड बॉम्बर्स है वहां पे उन्होंने अटैक किया श्रीलंका में, और इसको हम ईस्टर डे टेरर अटैक बोलते हैं, आईएसआईएस ने किया था। ठीक है, सुसाइड बॉम्बिंग जो होते हैं ना कि अपने ऊपर ही बॉम्ब बांध के आ जाते हैं, अपने आप को ही उड़ा देते हैं वो वाले लोग। ठीक है, दैट वर स्मॉल एयर एक्सप्लोजन एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन, और इसके अलावा चर्चेज में भी हुआ, होटल्स में भी हुआ, और कुछ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जैसे दिमात कोड़ा एंड गेस्ट हाउस है घीवाल, वहां पे ये सारे अटैक हुए थे 2019 में। अभी ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने करा भी था, कुछ चीजें हम कर चुके हैं। जैसे ये मार्शल प्लान तो हमने करा ही था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन रिकवरी के लिए प्लान करा गया था। तो ये तो आपका बी का 1 है ही। देन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके पता है, जैसे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले आए थे, उसमें जो एक गोल है वो पॉवर्टी एंड हंगर का था, जो फर्स्ट गोल था, तो ये उससे रिलेटेड हो गया, तो ए का 4। ग्रुप ऑफ 77, G77 जिसको हम बोलते हैं, वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से रिलेटेड है, NIEO जिसने सुना है, तो G77 ने ये बनाया था। देन गैट जो है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, तो उसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया गया था, WTO कर दिया गया था। तो ये आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 2000 में आए थे, 2000 से लेकर 2015 तक, इसमें पॉवर्टी, हंगर, डिसीज, इन सब पे बात हुई थी। ये आपको पता ही है, मिलेनियम डिक्लेरेशन हुआ था UN का, उसके तहत ये आए थे। देन मार्शल प्लान मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा ही दिया। फिर G77 जो आया था वो 1964 में स्टैब्लिश हुआ था बाय 77 डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, ये स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए इसको G77 बोलते हैं। और ये डिक्लेरेशन जो हुई थी उसका नाम था ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज। इस डिक्लेरेशन के तहत ये स्टैब्लिश हुआ और इशूड एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो अंकटाड जिसको हम बोलते हैं, जो पहला सेशन था अंकटाड का, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का पहला सेशन, उसमें उसके एंड में ये G77 इशू किया गया था जेनेवा में। ठीक है, G77 हैव इंक्रीज टू 134, टाइम पे इसमें 134 कंट्रीज है, और ओरिजिनल जो नेम है वो अभी तक है, ऐसा नहीं है कि इसका नाम बदल गया G134 कर दिया, नहीं, G77 ही है, ताकि उसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो बना रहे। और इसमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग थी वो होती हैं NIEO में, वो कंट्रीज आती है जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में। कौन सी कंट्रीज आती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, थर्ड वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं। गैट का आपको पता है कि मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट था, और इसमें इसका काम क्या था, कोटाज को अबॉलिश करना, जो टैरिफ ड्यूटीज है, मतलब जो टैक्स रिलेटेड ड्यूटीज है उसको कम करना। और गैट जो था हमारा 1947 में बना था, और फिर ये इफेक्ट में कब आया, 1948 में, और इसको तब से एक इंटीरियम अरेंजमेंट के लिए तौर पे आया था। इंटीरियम क्या होता है, कुछ समय के लिए आया था, टेम्परेरी, एंड पेंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ UN एजेंसी टू सुपरसीड इट। फिर उसके बाद UN बना, UN ने इसको सुपरसीड करा, UN ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर जब ये एजेंसी फेल हो गई तो गैट वाज एम्पलीफाइड एंड फर्दर enlarged several succeeding negotiation, फिर ये फेल हो गया था गैट, उसके बाद फिर WTO की शुरुआत हुई थी 1995 में। सॉरी, यहाँ पे गैट फेल नहीं हुआ था, यहाँ पे UN का आ रहा है कि UN जो है गैट को सही से नहीं चला पाया। जब UN जो एज ए एजेंसी फेल हो गया था, तब गैट का जो रोल था वो और ज्यादा उभर कर आया। उसने वर्ल्ड ट्रेड लिबरलाइजेशन में हेल्प किया, और मैसिव एक्सपेंशन हुआ वर्ल्ड ट्रेड का सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। अभी 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, सो इसलिए थोड़ा बहुत आप गलतियों को माफ़ करें। और WTO को ने रिप्लेस किया गैट को बाद में, तो सबको पता है 125 नेशन ने इस पे साइन किया था WTO के एग्रीमेंट पे, और 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड WTO ही संभाल रहा है। तो अभी कुछ वॉर और रेवोल्यूशन के नाम दे रखे हैं, इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे लेटेस्ट तो आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर है, तो 2 और 4 में से 2 और 4 तो नहीं होगा, 1 और 3 में से कोई आंसर होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है, 2022 में से चल रहा है ना रशिया यूक्रेन वॉर।
और सबसे पहले ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था एज फार एज आई नो। तो इसका सही आंसर यहाँ पे भी डी आ रहा है, यहाँ पे भी डी आ रहा है, बी और सी में कंफ्यूजन रह गया, राइट। तो यहाँ पे रशिया जॉर्जिया वॉर पहले हुआ था और फिर उसके बाद यूरोमेडियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये बी और सी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। रशिया यूक्रेन वॉर सबसे लेटेस्ट है 2022 का, ऑरेंज रेवोल्यूशन सब पुराना है, मतलब 2004 का है। और यहाँ पे रशिया जॉर्जिया वॉर जो 2008 में हुआ था, और जब ये लेटेस्ट वाला जो हुआ अभी जब मोदी सरकार आई थी तो उस टाइम पे आप ऐसा, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि 2014 में यूरोमेडियन रेवोल्यूशन हुआ है। यूरोमेडियन, यूरो आए 2014 में, ऐसे करके याद रख लो। फिर ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है जो अब आप तो नहीं आ रहे हैं पिछले एक साल से। तो हेजेमनी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर डोमिनेंट पावर रेगुलेट करती है, मतलब डोमिनेंट पावर कंट्रोल करती है, डोमिनेट करती है। तो ये सही है, हेजेमनी में डोमिनेंट जो पावर होती है वही रेगुलेट करती है सिस्टम को। तो ए इज करेक्ट। और इन रियलिस्ट थ्योरी इट रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस। इट यहाँ पे के लिए यूज हुआ है, हेजेमनी वर्ड के लिए यूज हुआ है कि रियलिस्ट थ्योरी में जो हेजेमनी है वो एक ऐसा इन्फ्लुएंस माना जाता है, एक ऐसा ग्रेट पावर माना जाता है जिसको, जो एक ग्रेट पावर जो स्टैब्लिश कर सकती है अपने दूसरे स्टेट्स के ऊपर अपने सिस्टम में। मतलब कि एक सिस्टम है, उसमें कोई ग्रेट पावर आई, फॉर एग्जांपल यूएस से, और उसने अपना जो डोमिनेंस था उस सिस्टम पे कर लिया। सिस्टम में कौन थे? अदर स्टेट्स। तो जब एक ग्रेट पावर दूसरे सिस्टम के अदर स्टेट्स पे भी अपना डोमिनेंस करने लगे, ठीक है, वो अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर पाए, तो उसको हम हेजेमनी बोलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम लीडरशिप टू डोमिनेंस। तो पहले एक जो ग्रेट पावर होती है वो पहले एज अ लीडर इमर्ज होती है, और धीरे धीरे वो लीडर जो है वो डोमिनेट करने लग जाता है पूरे सिस्टम की दूसरी स्टेट्स को भी। इसलिए हम बोलते हैं कि हेजेमनी एक सिस्टम है जो डोमिनेंट पावर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसलिए मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये रीजन सही बैठ रहा है। अगर हम इसमें बिकॉज लगा के बोले तो ये एकदम करेक्ट बैठ रहा है, इसलिए ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिथ वॉल्ट्ज कौन है? बहुत बारी बता चुकी हूँ, न्यू रियलिस्ट है जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। तो केनेथ वॉल्ट्ज न्यू रियलिस्ट है, और यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कुछ ज्यादा है नहीं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म और द पॉलिटिक हाँ द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनकी बुक याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आज द फॉलोइंग, हेनरी किसिंगर, केनेथ वॉल्ट्ज, अमिताभ आचार्य और जोसेफ ने। तो इसका देखो, हेनरी किसिंगर का आपका आएगा ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि जो सिंगर है वो बहुत ट्रेडिशनल है, ऐसा मान के चलो, जो हमारे सिंगर हैं वो बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच रखते हैं, और वो फॉरेन के सिंगर है, क्योंकि हेनरी एक फॉरेन का नाम है और ये सिंगर बहुत ट्रेडिशनल सिंगर है, बहुत पुराने जमाने के सिंगर है। तो ऐसे इनकी बुक याद हो जाएगी। अमिताभ आचार्य से आपको किसका नाम याद आ रहा है? अमिताभ बच्चन का, राइट। तो अमिताभ बच्चन क्या है? मल्टीप्लेक्स में काम करते हैं ना, मल्टीप्लेक्स जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, सिनेमाज होते हैं, तो मल्टीप्लेक्स में अमिताभ बच्चन को मूवी देखने जाते हैं, तो वैसे आपको याद रह जाएगा। केनेथ वॉल्ट्ज 3 पिलर मानते थे, 3 पिलर से केनेथ वॉल्ट के सिस्टम में, जो मैंने आपको बोला ना, नियो रियलिज्म को हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर जो था वो कहता है कि जो स्ट्रक्चर डोमिनेट करता है तो उसमें 3 पिलर्स होते हैं, एक होता है मैन, एक होता है एक स्टेट, और एक होता है वॉर। ये 3 पिलर्स उन्होंने बताए थे, या 3 पिलर्स नहीं बताया था, सॉरी, उन्होंने इसको 3 इमेजेस बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिलर्स नहीं बोला था, इमेजेस बोला था। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। प्लस ये मैन, स्टेट एंड वॉर उनकी बुक का नाम है, बुक का भी नाम है और इनका कॉन्सेप्ट भी है इसका। तो मैन, स्टेट एंड वॉर केनेथ वॉल्ट्ज का है। जोसेफ नाय का भी हमने पढ़ा सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर ही हमारा फ्यूचर है, ठीक है, हार्ड पावर से अब कुछ ना हो पाएगा, सॉफ्ट पावर जितनी ज्यादा रखोगे वही हमारा फ्यूचर है आने वाले टाइम का। तो इससे आपको याद रहेगा बुक द फ्यूचर ऑफ पावर, ठीक है। तो ये भी जोसेफ नाय की है। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और इसकी ईयर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेटेस्ट बुक है ये 2011 की, और अच्छा मल्टीप्लेक्स तो बहुत अभी उससे भी लेटेस्ट है। देन यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल कॉमिनेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ये करी थी कॉमिनेंट, अगर आपको याद हो 1966 में हुई थी, और मैंने आपको बोला था कि वो शायद 66 वाली इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स वाली थी, जब मैंने आपको बोला था कि 2 छक्के मारे और हम तीनों चीजें लेकर आए थे। और जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाली हुई थी वो भी 66 में थी, तो दोनों याद रखना, 66 की है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो ए सही है। फिर कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये गलत है। राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, ये सही है। और ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो इकोनॉमिक सोशल राइट्स 2006, ये भी गलत है। तो आपका ए और सी करेक्ट आंसर है। तो देखो ईयर भी पूछ लेते हैं, और ऐसा क्वेश्चन प्योर लक से ही ठीक हो सकता है हमारा, क्योंकि हमें इतनी सारी कन्वेंशंस के ईयर तो याद नहीं रहेंगे। तो इंटरनेशनल कॉमिनेंट का ईयर इंपॉर्टेंट है 1966, ये याद रख सकते हो, ठीक है।
फिर कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2008 में हुई, फिर राइट्स ऑफ अ चाइल्ड 1989 और ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन इकोनॉमिक सोशल राइट 2009। तो इसका आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले हमने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करी, जब हमारे सिविल और हमें पॉलिटिकल राइट्स मिल गए तब हमने बच्चों की बात करी, चाइल्ड की बात करी। फिर जब हमें चाइल्ड के भी राइट्स मिल गए तब हमने डिसेबल बच्चे या डिसेबल लोगों की बात करी। फिर चाइल्ड हो गया, एक सीपी हो गया, फिर चाइल्ड हो गया, फिर डिसेबल लोगों की बात करी, और आखिरी में क्योंकि जो पैसा है उसको आखिरी तवज्जो देनी चाहिए हमें हमारे हिसाब से, ठीक है। मतलब वैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इकोनॉमिक को हमें फर्स्ट रख सकते हैं, लेकिन अगर हम नैतिकता के आधार पर देखें तो पहले हमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, फिर बच्चों की बात करो, फिर डिसेबल लोगों के लिए हेल्प करो, और लास्ट में अपने बारे में सोचो कि हाँ चलो अब इकोनॉमी पे भी, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी देख लेते हैं। तो वो 2009। तो इसके मैं ईयर याद रखने नहीं बोल रही, बस कहानी की तरह थोड़ा बहुत आगे पीछे करके समझ लेना। अभी थोड़ी देर पहले अलग अलग रेवोल्यूशन को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आया था, उसमें ऑरेंज रेवोल्यूशन भी हमने पढ़ा था। तो जो ऑरेंज रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो आपका यूक्रेन से रिलेटेड है। तो सोच लो कि जो रेन है, जो बारिश हुई वो ऑरेंज कलर की बारिश हुई, या जब बारिश बंद हुई तो एकदम सारा आसमान ऑरेंज ऑरेंज हो रखा था। तो यूक्रेन ऑरेंज रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ये बात करें, ऑरेंज रेवोल्यूशन एक प्रोटेस्ट मतलब सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट था एंड पॉलिटिकल इवेंट्स थे जो कि यूक्रेन में हुए थे 2004 में से लेकर 2005 तक, ठीक है। कब, जब 2004 में यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए इस इलेक्शन के बाद, विच वॉज क्लेम टू बी मार्ड बाय मैसिव करप्शन। क्यों प्रोटेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो 2004 के इलेक्शंस हुए हैं ना, बहुत करप्शन है उसमें, इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, ठीक है, इसको हैक किया गया है, और मतलब लोगों को जानबूझ के जबरदस्ती वोट दिलवाए गए हैं, या बहुत जो भी चीजें थी, करप्शन, फ्रॉड, वोटर इंटिमिडेशन, मतलब कि वोटर्स को बहलाया फुसलाया गया, उनको मैनिपुलेट किया गया है, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो इसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इसको बोला गया ऑरेंज रेवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो आईसीजे, ठीक है, आईसीजे का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग, नीदरलैंड्स, ठीक है। और आईसीसी का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग, नीदरलैंड्स। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर लंदन में तो नहीं है, कहाँ है, जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये होगा, ये इसलिए बी गलत हो गया। आईसीसी का हेडक्वार्टर नहीं पूछा गया बेसिकली, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आईसीसी जो बना था वो रोम इटली में बना था, अगर आपको याद हो, तो आप इसको गलत नहीं कर सकते हो। तो रोम इटली में, चाहे उसका हेडक्वार्टर बाद में दूसरी जगह गया, बट इस जो बना था वो रोम से रिलेटेड था, जो ट्रीटी साइन हुई थी, तो ये भी सही सी। फिर IEA न्यूयॉर्क में है क्या, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। सो ये कहाँ है, वियना में है। तो इसका ए और सी सही होगा। आईईए का फुल फॉर्म अगर पता हो, जिसको हम एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन। अब याद आया, यस, इट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IEA वियना में है। सो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो, और इसको याद भी रखना क्योंकि देखो दोनों ही कोर्ट, चाहे वो आईसीसी वाला कोर्ट हो या जस्टिस वाला कोर्ट हो, दोनों ही हेग में होंगे। ये जनेवा या आईसीसी रोम यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पे ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर हेग में ही है और इसका वियना में है। अब 2023 के क्वेश्चन है, तो हम ये जो क्वेश्चन है 2023, 24 और 25 के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है और 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो 2023 के क्वेश्चन 24-25 के नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।